In last class we started with budget discussion. What we did in last class is mainly related to the information part, and what we will do today is related to the analytical part. ठीक है, तो आज हमें ये जो लास्ट क्लास में हमने किया उसमें बिल्कुल ये नहीं समझ सकते हो आपके बजट अच्छा है बजट बुरा है, और आपको अच्छे बुरे पे नहीं जाना है, आपको इस पे जाना है कि क्या चीज़ें इसमें हैं ऐसी जो हमारे लिए यूज़फुल है, और क्या चीज़ें और होनी चाहिए। आपको हमेशा इस पे बात करनी है। इस पे आप कभी नहीं बात करोगे कि ये बजट गरीबों के लिए नहीं है, और ये इस तरह की बात आप बिल्कुल नहीं करोगे। ठीक है, और हिंदू पढ़ रहे हो तो बहुत ज़्यादा कॉशियस रह के पढ़ोगे, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा जब मैं एनालिसिस करा रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सी चीज़ें बस इसलिए हैं कि लिखनी है, उसका कोई बेस नहीं है। तो आप अपनी आंखें खुली रखोगे जब आप बजट देख रहे हो, बजट पढ़ रहे हो। सबसे पहली चीज़ अगर आप बजट के लिए कुछ भी पढ़ोगे तो वो होती है फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच, और दूसरी चीज़ पढ़ोगे वो है बजट एट ग्लांस, जो मैंने आपको दिया ना। इसी तरह हर साल आता है फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच और बजट एट ग्लांस। ये दो चीज़ें सबसे पहले पढ़ोगे अखबार में बजट पढ़ने से पहले, फिर पढ़ोगे अखबार में बजट का एनालिसिस, या फिर कोई यूट्यूब वीडियो देखोगे। पहले कभी भी यूट्यूब वीडियो या अखबार में बजट नहीं पढ़ना। अखबार उठा के सेफ रख देना बुक के साथ कि जब मैं एक बार बजट देख लूँगा, बजट एट ग्लांस और फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच, उसके बाद मैं इसको पढ़ूंगा। तुरंत बिल्कुल नहीं पढ़ना, बायसेस बन जाते हैं। फिर आपको लगेगा ये तो मैंने एडिटोरियल में पढ़ा उसने सही लिखा है। अब उसने सही लिखा है या नहीं फिर वो आप चेक करने नहीं जाओगे कभी। लेकिन अगर बजट एट ग्लांस आपने देखा हुआ है अच्छे से, तो आपको पता रहेगा कि आपने क्या पढ़ा है। फिर आपको समझ में आएगा कि वो सच सच बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं सही। अभी बताऊंगा कुछ चीज़ों पर, है ना, अभी समझ में आ जाएगा। चलो देखते हैं फटाफट, काफ़ी डिले हो गया ना। ऑब्जेक्टिव्स केप्ट इन माइंड एंड डायरेक्ट टैक्सेशन, बाकी वो हम समझ चुके हैं कल, है ना, क्या कॉन्टेक्स्ट था बजट का, यूक्रेन रशिया वॉर एटसेट्रा। तो और प्राइसेस बढ़े होते और इन्फ्लेशन हुआ होता, वो तो थैंक गॉड के वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हुआ नहीं यूरोप में, और गैस की रिक्वायरमेंट और ये जो फ्यूल है ना उसकी रिक्वायरमेंट कम थी, उतनी ज़्यादा थी नहीं। टेम्परेचर जितना ज़्यादा गिरेगा उतना आप देखते हो ना, हीटर चाहिए ये चाहिए, तो फिर हीटर जनरेटर ये सारी चीज़ें, तो उतना टेम्परेचर कम हुआ नहीं इस बार, जो वॉर वाला पीरियड था, जो बजट का कॉन्टेक्स्ट वाला पीरियड हम पढ़ रहे हैं। तो उतनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट थी नहीं, तो इन्फ्लेशन उतना हुआ नहीं तो फिर ऑयल प्राइसेस और बढ़ जाते हैं ना, फिर इन्फ्लेशन और बढ़ जाता। तो वो सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। देखो बजट बन रहा होता है तो ये सब पता नहीं होता है कि कल क्या होगा। तो अगर इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं अनसर्टेनिटी, तो उसकी वजह से बजट आपका थोड़ा बहुत क्या होगा, फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा, बजट आपको ज़्यादा एलोकेट करना पड़ेगा। जैसे कोविड लाइक सिचुएशन है, सरकार की इनकम आ नहीं रही, लेकिन सरकार को स्पेंड तो करना ही है इकोनॉमी में। अगर उस समय गवर्नमेंट स्पेंड नहीं करेगी तो क्या होगा, पूरी इकोनॉमी ख़त्म हो जाएगी। गवर्नमेंट ने स्पेंड किया, लोगों के फूड का ध्यान रखा, बेसिक नेसेसिटीज़ का ध्यान रखा सरकार ने। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, हाँ वो एक दिन मैं पढ़ा रहा था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण ए योजना लिखा था ना, GKAY, हाँ वो अन्य योजना है, वही वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को ही बाद में क्या किया, अन्य योजना कर दिया। उसमें जो एक्स्ट्रा 5 kg जो मिल रहा है ना वो अन्य योजना का पार्ट है। ठीक है, उसको सही कर लेना। कल एक और चीज़ मैंने गलत बता दी थी, मैंने बताया था 1991 में हमारा GDP मैंने शायद 20 बिलियन लिख दिया था गलती से, वो 200 बिलियन है। ठीक है, हाँ 200 बिलियन है वो, और फिर अभी हम देख रहे हैं अभी कितना है, 3.3 ट्रिलियन, और ये हम चाह रहे हैं 2047 तक, 47 के आसपास कितना हो जाइए, 35 ट्रिलियन। ठीक है, ये तो ये मैंने कल कुछ कंसंट्रेशन लैब्स रहता है, कहीं कुछ चीज़ें और चल रही होती हैं, लिखने में गलत हो जाता है। ठीक है, तो वो मुझे फिर घर जाके याद आया कि शायद मैंने 20 लिख दिया था, 20 ही लिखा था फिर। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, मतलब ठीक है ध्यान रखेंगे उससे, समझ गए ना। हाँ चलो, तो अब डायरेक्ट टैक्सेस पता है आपको, एक पर्सनल इनकम टैक्स होता है, एक कॉर्पोरेट टैक्स होता है ना, जो इनकम कॉर्पोरेट के प्रॉफिट पर लगता है, ये सारा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें सरकार ने की हैं, मेंटेन कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ टैक्सेशन। बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करना होता है। ठीक है, पर्सनल टैक्स वगैरह को बहुत ज़्यादा चेंज, रिवोल्यूशन टाइप का चेंज नहीं होता है इसमें, जो चलता आ रहा है वैसे ही चलना है। अगर आप कुछ नया लाते भी हैं, जैसे न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम, तो पुराना वाला चलाओगे,
बिल्कुल अचानक से बंद नहीं कर दोगे, ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से स्टेबिलिटी रहती है। अभी आप बिल्कुल नया एक्सपेरिमेंट आपने कुछ कर दिया, आपको आप सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ये चेंज करने से क्या होगा, एक्चुअल में क्या होगा वो आपको नहीं पता होता, तो इसलिए पुराना वाला सिस्टम लेके चलते हैं। तो बहुत ज़्यादा एब्रप्ट रिफॉर्म्स नहीं लाते हैं डायरेक्ट टैक्सेस में, ठीक है। जीएसटी में आ सकता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में आ सकता है, डायरेक्ट टैक्सेस में, इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपको पता है आप पूरी एक चेन है, आप कहीं ना कहीं से उसको पकड़ लोगे। डायरेक्ट टैक्सेस में नहीं होगा, अगर आपने एक चेंज कर दिया पॉलिसी चेंज और फिर वो नहीं हो पाया तो नहीं हो पाएगा, आपसे छूट जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट टैक्सेस में कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी मेंटेन करना है, और सरकार हर साल ये मेंटेन करती है, ठीक है। सिंप्लीफाई एंड रैशनलाइज वेरियस प्रोविजंस ऑफ टैक्सेशन, हम हमेशा यही बात कर रहे हैं, बार बार हमने यही बात की है कि टैक्सेशन सिस्टम क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, रैशनलाइज होना चाहिए, जैसे सब्सिडीज़ में भी हमने बात की है ना। तो टैक्सेशन जितना ज़्यादा सिंप्लीफाइड रहेगा, लोग उतनी आसानी से उसको पे करने के लिए, देखो पैसा कोई पे करना चाहता है नहीं, लेकिन क्या है कि अगर आप टैक्स रूल्स सिंपल रखोगे, उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है उस पर, तो वो मैं विलिंग रहूँगा कि हाँ ठीक है मैं टैक्स भर देता हूँ। अगर आपको मुझे लग रहा है कि ऐसा कि मुझे मेरा ही टैक्स फाइल करने के लिए मुझे कंसल्टेंट पकड़ना होगा और कंसल्टेंट को अलग से 5,000 10,000 देने, तो फिर मैं बहुत लेस पॉसिबल है कि इस पर जाऊँगा। तो कोशिश ये करनी है कि टैक्स रूल्स बहुत ज़्यादा सिंपल हो और बहुत हद तक रैशनलाइज हो। रैशनलाइज का ये मतलब है कि अगर मेरी इनकम कम है तो आपको मुझे कम टैक्स रखना है मुझ पर। रिबेट्स होते हैं बहुत सारे, हालांकि अभी हम डिस्कस करेंगे कि रिबेट्स जितना कम रखे सरकार, जितना ख़त्म कर दे उतना अच्छा है, क्योंकि क्या है कि आप फिर मान लो एग्जाम्पशन दे दिया आपने कि LIC भर लो, जो LIC पे प्रीमियम भरते हो वो अपने एक्सपेंडिचर से माइनस कर लो इनकम से, उस पर टैक्स नहीं भरना हो, तो फिर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फर्जी भी बनाने की कोशिश करते हैं लोग, फिर वो उतना आपका सरकार का उतना टाइम और एनर्जी वेस्ट हो जाती है कि सब चेक करने में कि सही कर रहे हैं या नहीं, ये फर्जी डॉक्यूमेंट तो नहीं है। उससे बेटर ये है कि आप कोई एग्जाम्पशंस मत दो, टैक्स रेट्स कम कर दो, ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। क्योंकि अगर आप कोई एग्जाम्पशन नहीं दोगे तो कोई बात ही नहीं है कि क्रॉस वेरीफाई करना है कोई चीज़, है ना, तो एडमिनिस्ट्रेशन का लोड कम हो गया। ये सारे कुछ चीज़ें हैं, ये आप हमेशा इसको लिखोगे जब तक ये नहीं हो जाता, और ये मान के चलो कि आने वाले 15-20 साल में तो ये नहीं हो रहा है कि सरकार ने सब कुछ ख़त्म कर दिया है ना। लेकिन न्यू रिजीम लाई है सरकार ने, पिछले अभी बता रहा हूँ, रिजीम नया लाया है और उसमें ये भी कहा है कि कोई कंसेशन नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कंसेशन चलता है इस तरह से। तो आपको लिखते रहना है, लास्ट तक यही लिखते रहना कि कंसेशन बंद करना चाहिए, कोई एग्जाम्पशन नहीं देना चाहिए, और टैक्स रेट्स कम होने चाहिए इस तरह। और थोड़ा सा जो लोअर इनकम ग्रुप है उन पर टैक्स नहीं करना है। तो अभी सरकार ने 7 लाख तक का कर दिया है, आप इसको 10 लाख तक का कोट कर सकते हो कि 10 लाख तक का ठीक है अभी, क्योंकि इन्फ्लेशन है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रहा है ना कॉस्ट ऑफ लिविंग भी। तो अगर आप 10 लाख तक का भी ख़त्म कर देते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि होता क्या है देखो, अभी सरकार ने 7 लाख तक का ख़त्म कर दिया है, लेकिन फिर अगर जिनकी 8 लाख इनकम है वो किसी ना किसी तरह फिर उसको 7 लाख दिखाने की कोशिश करते हैं या फिर एग्जाम्पशन पे जाते हैं। तो एक बड़ा ब्रैकेट है ना, 1 से 10 तक पे कोई नहीं, फिर 10 से 20 रख दो बड़ा ब्रैकेट, तो 11 वाला करेगा, लेकिन जिसकी 12-13 लाख इनकम है फिर उसको ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, उसको लगेगा जितना टाइम एनर्जी मैं इसमें वेस्ट कर रहा हूँ उसने में तो मैं टैक्स भर दूंगा, है ना, ऐसा। So maintain continuity and stability of taxation, simplify and rationalize various provisions of taxation, reduce compliance burden। compliance burden जैसे जो फाइल करना है आपको, तो इसको थोड़ा सिंपल रखना चाहिए। compliance burden जो रूल्स बने हुए हैं कि आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, ये रूल्स फॉलो करने हैं टैक्स कंप्लायंस के समय, तो इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, अभी आप अगर इनकम टैक्स भर रहे हो तो आपको मैसेजेस आते हैं कंटिन्यू, फिर अगर मान लो आपने कुछ TDS क्लेम किया है, आपका टैक्स कटा है, लेकिन आप उस ब्रैकेट में नहीं आते हो कि आपका टैक्स कटना चाहिए था, तो आपने क्लेम किया, तो इसको जितना सिंपल रखेंगे हम, है ना, टैक्स फाइलिंग को प्रमोट करना है कि टैक्स फाइल करो, सब करो। आपका अगर आप टैक्स केस में नहीं भी आ रहे हो, आपकी अर्निंग है लेकिन आप टैक्स ब्रैकेट में नहीं फॉल करते हो अभी, तो भी आप फाइल करो। उससे क्या होगा, गवर्नमेंट के पास डेटा रहेगा, है ना, हाँ, गवर्नमेंट के पास डेटा रहेगा कि ये है। और ये फॉर्मलाइजेशन इसी का नाम है, जो हम बोलते हैं ना फॉर्मलाइजेशन होनी चाहिए इकोनॉमी की। तो फॉर्मलाइजेशन मतलब क्या,
आप डेटा गवर्नमेंट के पास है आपका कि भाई आपकी ये सैलरी है ना, फिर बाकी तो ठीक है। वो नहीं टैक्स भर रहे हो कोई बात नहीं, आज नहीं भर रहे हो 2 साल बाद भरोगे, 10 साल बाद भरोगे, भाई ग्रो करोगे तो कभी ना कभी तो टैक्स भरोगे ही ना। लेकिन अभी क्या है, अभी भर रहे हो, इसका मतलब आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो, आप अपना काम कर रहे हो कि भाई मेरी इतनी इनकम है, आपने सरकार को ये बात बता दी। इसी को कहते हैं फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, है ना, कि सरकार से छुप के और सरकार के पैरेलल में कोई चीज़ें नहीं हो रही हैं, सब सरकार को पता है कि क्या चीज़ें हैं कैसी। प्रोमोट एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट, अब ये सरकार कैसे करेगी? देखो सरकार के पास इतनी कैपेसिटी ही नहीं है, वो जो है ना कि हर साल 2 करोड़ जॉब देंगे और दिया नहीं, तो वो जॉब देने की कैपेसिटी भी नहीं है। गवर्नमेंट कहाँ से इतना जॉब देगी? आप देख रहे हो फिजिकल डेफिसिट आपके सामने, गवर्नमेंट का बोरिंग आपके सामने, सरकार 12 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ ऐसे सरकार लोन ले रही है, क्यों? फिर आपको लगता है कि 2 करोड़ जॉब देना इससे कोई बर्डन नहीं आएगा? पॉसिबल, सरकार की कैपेसिटी नहीं है। तो कोशिश ये करना है कि बिजनेस को आसान करना है, बिजनेस, हाँ जितना आसान होगा, जितना ज़्यादा आप स्टार्टअप्स प्रमोट कर पाओगे, जितना ज़्यादा आप स्टार्टअप्स को प्रमोट कैसे करना है, आपको टैक्सेशन एग्जम्पशन देना है, 2 साल 3 साल कोई टैक्स नहीं होगा आपके ऊपर, हाँ 2 साल 3 साल कोई टैक्स नहीं होगा, आप काम करो, आप फोकस करो बिजनेस ग्रो करने पे, छोड़ो टैक्सेशन की चिंता, गवर्नमेंट के कंप्लाइंसेस की चिंता छोड़ो, मत करो कोई कंप्लाइंसेस फॉलो। ये इस तरह की चीज़ अगर आप दोगे, हायरिंग एंड फायरिंग रूल सिंपल करोगे, ये नहीं कि हायर कर लिया कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, अब ये फिर कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट करोगे तो देखो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, फॉर्म बन, हाँ सिक्योरिटी दे सकते हैं। ये ज़्यादातर देना चाहिए एंटरप्रेन्योर की विलिंगनेस पे, क्योंकि अभी ये स्टार्टअप है, अगर आप अभी इतने सारे कंप्लाइंसेस बढ़ा दोगे तो कल ये फॉर्म बन ही नहीं पाएगी ना, ये स्टार्टअप ही रह जाएगा। और इकोनॉमिक सर्वे ने बताया 2019 और हाँ 2019 का, आई गेस 2018 या 2019 का स्टार्ट इकोनॉमिक सर्वे, उसने बताया कि हमारे यहाँ जो छोटे फॉर्म्स होते हैं, है ना, नए फॉर्म्स होते हैं, वो नए ही रहते हैं 25 साल तक, छोटे ही रहते हैं 25 साल तक, डॉर्फ कुछ नाम दिया था, अभी याद नहीं है, उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे में उसको कुछ नाम दिया गया कि ऐसे फॉर्म्स हैं हमारे पास। क्यों? क्योंकि उसमें ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, तो वो रह जाते हैं 25 साल तक, ग्रो ही कर रहे हैं, वो ग्रोइंग स्टेज में ही रहते हैं, तो ऐसा नहीं है ना। फिर हाँ ये बहुत सारी चीज़ें इस तरह की करते हैं, फिर वो दिक्कत है उसकी वजह से, लेकिन इसको प्रमोट करना ही पड़ेगा स्टार्टअप में। क्यों? अभी लेबर इंटेंसिव चीज़ें हैं, उसको प्रमोट करना पड़ेगा, अगर नहीं प्रमोट कर रहे हो तो एग्रीकल्चर से बर्डन कैसे कम करोगे? एग्रीकल्चर में 55% एग्रीकल्चर एंड अलाइड में है और जीडीपी में 14% है, मतलब बहुत सारे लोगों को एग्रीकल्चर से निकालना है, तो कहाँ काम दोगे? निकाल के आप इनको मैनेजरियल जॉब तो नहीं दे सकते ना, सर्विसेज सेक्टर में तो नहीं डाल सकते, तो इनको कहाँ डालोगे? लोअर एंड मैन्युफैक्चरिंग में, जहाँ पे सेमी स्किल चाहिए, थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद आपने इनको कैपेबल कर दिया, है ना, ये लोग चाहिए। लैंडलेस लेबरर के लिए वैसे भी कुछ नहीं रहता है बजट में, कोई भी बजट में कुछ नहीं रहता है, देखना इस साल के बजट में भी आ जाए, अच्छी बात है आ जाए, तो बाकी रहता है नहीं, तो वो उनको कैसे टारगेट करोगे आप, है ना। तो एंटरप्रेन्योर स्किल्स अगर आप बढ़ाओ, एंटरप्रेन्योरशिप अगर बढ़ाओगे कंट्री में, ऑप्शन रहेंगे कि मैं एक छोटा सा बिजनेस खोल सकता हूँ, 10 लोगों को ही नौकरी पर रख सकता हूँ, 10 लोगों के साथ मिलके काम कर सकता हूँ, तो उससे बेटर होगा। वो 2 करोड़ जॉब वॉब देना इतना पॉसिबल है नहीं सरकार के लिए, आप भी समझते हो नहीं है पॉसिबल 2 करोड़। हाँ क्रेडिट फैसिलिटीज़ हो, सिर्फ क्रेडिट फैसिलिटीज़ से ही नहीं होता, बेटर इंश्योरेंस कवर हो, और ये जो लॉजिस्टिक्स की हम बात करते हैं, बेटर कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करते हैं, लेस कंप्लाइंसेस हो, क्योंकि कंप्लाइंसेस की वजह से आदमी थोड़ा डरता भी है ना, क्या होगा अगर ऐसा है, बिजनेस स्टार्ट करने में ही इतने पैसे चले जाएंगे, ये सब चीज़ें थोड़ा उसको कम करना है। प्रोमोट एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट हो गया, ये प्रोवाइड टैक्स रिलीफ। अभी क्या है, आप सेल देखते हो ना, सेल आती है, ब्लैक फ्राइडे सेल, न्यू ईयर सेल, दिवाली सेल, क्रिसमस सेल, क्या है, क्या करते हैं आपको, ये अट्रैक्ट करते हैं कि आओ खरीदो, ज़बरदस्ती, नहीं ज़रूरत है तो भी खरीद लो, यही करते हैं। तो आप टैक्स रिलीफ दोगे तो लोग आएंगे ना, यही करना है। डायरेक्ट टैक्सेस प्रपोजल्स इन द बजट, अब कुछ डायरेक्ट टैक्सेस के कुछ प्रपोजल्स हैं, एक एक करके देख लेते हैं। एमएसएमईज एंड प्रोफेशनल्स पे भी होना चाहिए, है ना, इस तरह का प्रपोजल है। अब प्रोफेशनल्स पे है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा उसको स्ट्रिक्टली नहीं किया है फॉलो, तो
MSMEs एंड प्रोफेशनल्स में होना चाहिए। कोऑपरेटिव्स, अभी कोऑपरेटिव्स वाला तो अभी पढ़ेंगे, सहकार से समृद्धि, है ना, अभी पढ़ेंगे कोऑपरेटिव्स पे कौन कौन से टैक्स लगे। फिर स्टार्टअप्स हैं, है ना, ऑन स्टार्टअप्स ऑन रिड्यूसिंग द टाइम ऑफ अपील टू 3 years, ये सरकार ने अभी किया है। क्या किया है, 3 साल से पहले के कंप्लाइंसेस, अगर 3 साल पहले का आपका कुछ निकलता भी है और अनटिल एंड अनलेस वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं है तो वो फाइल आपकी ओपन नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि पहले क्या होता था, आप एक बिज़नेस कर रहे हो, आपकी 10 साल पुरानी फाइल ओपन कर दी जाती थी कि 10 साल पहले आपने ये ठीक से फाइल नहीं किया, ये आपके ऊपर इतनी लाइबिलिटी आ रही है तो आपको इतना पे करना है। फिर वो अंडर द टेबल सेटलमेंट होता था मोस्टली, क्योंकि इतनी लाइबिलिटी कहाँ से भरोगे आप। आ रही है बात समझ, जो हो गया वो तो हो गया ना, उस साल आपने पैसे कमाए वो कहाँ गए अब, उस साल के पैसे आज तो आप रखे नहीं होंगे, आप दे दोगे। तो ये सारी चीज़ें होती थी, तो गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया कि मैक्सिमम 3 साल, अनटिल एंड अनलेस वो 50 लाख से ज़्यादा की नहीं है। 50 लाख से ज़्यादा की है तो ओपन कर भी सकते हैं, लेकिन 50 लाख के आसपास की है, 50 लाख से कम है तो 3 साल से ऊपर की फाइल ओपन नहीं होगी, ठीक है। ऑन बेटर टारगेटिंग ऑफ टैक्स कंसेशंस बाय इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू टैक्स सिस्टम, और न्यू टैक्स सिस्टम अभी बता रहा हूँ क्या है। फिर कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, जैसे देयर विल बी टैक्स चार्ज ऑन ऑल मनी सेंट अब्रॉड एट 20% एक्सेप्ट फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ, ठीक है। तो अभी ये सब रोकने के लिए किया है, जैसे लोग राउंड ट्रिप करते हैं ना पैसे की, यहाँ से बाहर भेजा फिर बाहर से किसी और चीज़ से किसी और रास्ते से मंगा लिया, तो उसमें क्या होता है, टैक्स बचाते हैं लोग। तो अभी क्या कर दिया है कि अगर आप हेल्थ और एजुकेशन के अलावा किसी और चीज़ के लिए बाहर पैसा भेज रहे हो तो उस पर टैक्स लगेगा, ठीक है ना। देयर विल बी टैक्स चार्ज ऑन ऑल मनी सेंट अब्रॉड एट 20% एक्सेप्ट फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ। TDS threshold of 10,000 rupees for winning in a game has been removed, है ना, ये रिमूव कर दिया है TDS थ्रेशोल्ड 10,000 का। क्या होता था कि जो ऑनलाइन गेमिंग्स हैं और यहाँ से जो इनकम आती थी, तो सरकार ने रखा था कि 10,000 से कम की अगर आपकी इनकम है, आपने 10,000 से कम अमाउंट जीता है अगर, तो आप पे टैक्स नहीं लगेगा, और 10,000 से ज़्यादा है तो टैक्स लगेगा, ठीक है। सरकार ने ये रखा था। अब किया क्या लोगों ने, और जो गेमिंग इंडस्ट्री है इन्होंने क्या किया, ये नहीं दिखाते थे कि आप वन गो में आपने 10,000 आपने 20,000 जीता है, ये दिखाते थे कि आपने 3 गेम खेला और 3 गेम में 7-7 हज़ार रुपये जीते, तो 21,000 आया, पैसा 1 रुपया भी सरकार को नहीं गया। 10,000 से कम दिखाया ना आपने, गवर्नमेंट ने वो थ्रेशोल्ड ही ख़त्म कर दिया, कोई 10,000 और 5,000 नहीं, जो भी जीतोगे उस पर इतना टैक्स देना है, ठीक है। आई ना बात समझ, हाँ, क्योंकि फिर वो उतना कौन बर्डन लेगा एडमिनिस्ट्रेशन का, चेक करो हर बार जाके, वो डेटा देख के समझ में आ जाता है ना। तो गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट है सारी चीज़ों की कि इस तरह हो रहा है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको ख़त्म ही कर दिया कि वो 10,000 थ्रेशोल्ड का कोई इशू नहीं रहेगा, जितना भी आप जीत रहे हैं, जितना पैसा आपने जीता है उतना पैसे पे आपको टैक्स देने, समझ रहे हो। ऑल इंश्योरेंस प्रीमियम अबव ₹5 लाख विल नॉट बी इन टैक्स कंसेशन कैटेगरी, टैक्स कंसेशन कैटेगरी में नहीं। जैसे आपने कोई इंश्योरेंस ली, लोग करते हैं ऐसा, टैक्स बचाने की टैक्टिक्स हैं ये सब, तो पढ़ लो पता भी चल जाएगा कैसे बचाते थे। सरकार ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, कुछ और चीज़ें हैं जो सरकार अब इस साल के बजट में लेगी। तो इसमें क्या होता था कि लोग क्या करते थे, बहुत हैवी इंश्योरेंस ले लेते थे, बहुत हैवी इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस ले लिया या मेडिकल इंश्योरेंस ले लिया, और बहुत हैवी उसके ऊपर प्रीमियम भरते थे, 10-10 लाख रुपए का प्रीमियम, और वो क्या होता था, टैक्स से बच जाता था, क्योंकि वो तो आपने इंश्योरेंस ले रखा है ना, प्रीमियम भर रहे हो, वो तो इनकम से गया ना आपके। तो उसको क्या किया गवर्नमेंट ने, ख़त्म कर दिया। अगर आप 5 लाख से ज़्यादा प्रीमियम भर रहे हो तो उस पर टैक्स कंसेशन नहीं मिलेगा। क्यों भाई, सस्ते अवेलेबल है ना, सस्ते इंश्योरेंस क्यों नहीं ले रहे हो आप, इतना महंगा इंश्योरेंस कहाँ से ले रहे हो, और फिर इतना महंगा ले रहे हो इसका मतलब आपके पास बहुत पैसा है। हाँ, standard deductions while paying tax, allowed deduction for salaried person improved to 52,500 and for pension receiving people rupees 15,000। अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो 52,000, पहले वो था 50,000 रुपये, 50,000 रुपये तक का आप क्या कर सकते हो, डिडक्शन क्लेम कर सकते हो कि इतना डिडक्शन मेरा जो है ये नहीं होना चाहिए, मेरे ये एक्सपेंसेस हैं, ये सारी चीज़ें हैं,
तो आप अपना डिडक्शन क्लेम कर सकते थे। तो पहले वो डिडक्शन की लिमिट कितनी थी 50,000 की, अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया है 52,500। और पेंशन जिन लोगों की आती है उनका एक स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना कर दिया है 15,000 रुपये का कर दिया है कि 15,000 रुपये का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो कि ये पैसा मेरा नहीं कटना चाहिए। 15,000 का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। और सैलरीड पर्सन हो तो 52,500 का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो कि ये मेरी इनकम है लेकिन मेरे एक्सपेंसेस इतने सारे थे तो ये डिडक्शन मेरा नहीं होना चाहिए, तो वो TDS क्रेडिट होता है फिर अकाउंट में, है ना। तो बस इसको इसमें ये याद रखना है कि इस लिमिट को थोड़ा बढ़ा दिया है, 52,500 कर दिया, बस और कुछ नहीं। अब आ जाओ न्यू जो टैक्स रिजीम है और ओल्ड टैक्स रिजीम है उसमें चेंजेस इन द पर्सनल इनकम टैक्स। और ये क्या कर रहे हैं, मोर रैशनल एंड लेस कॉम्प्लेक्स टैक्स सिस्टम लाने की कोशिश कर रहे हैं ना। मोर रैशनल और लेस कॉम्प्लेक्स। लेस कॉम्प्लेक्स इसलिए कि सारे कंसेशन खत्म कर दिए तो लेस कॉम्प्लेक्स हो गया, कोई कंसेशन है नहीं। न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम। अब न्यू रिजीम पहले जल्दी से देख लो। अप टू 3 लाख कोई टैक्स नहीं है, 3 to 6 लाख 5% टैक्स है, 6 to 9 लाख 10% है, 9 to 12 15%, 12 to 15 20%। ये स्लैब्स बहुत ज़्यादा है, आइडियली इतने स्लैब्स नहीं होने चाहिए। लेकिन अभी आप बोलोगे कि इसमें तो लिखा है 3 to 6 लाख पे 5% टैक्स है, और अभी आपने बोला कि 7 लाख रुपए तक का कोई टैक्स नहीं है ना। तो वो ऐसा है कि अगर आप 7 लाख तक कमाते हो अप टू 7 तो कोई टैक्स नहीं है। लेकिन मान लो अगर आपकी इनकम कितनी है 8 लाख है, अगर आपकी इनकम कितनी है 8 लाख है तो 3 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, है ना। लिखा है ना 0 to 3 कोई टैक्स नहीं है, और 3 to 6 पे 3% टैक्स, सॉरी कितना है 5%। मतलब 3 लाख पर ये 8 में से 3 लाख पर कितना लगेगा 5% टैक्स। मतलब 5% टैक्स मतलब ये कितना हो जाएगा 15,000। 1 लाख पे 5,000 हुआ ना, 3 लाख पे 15,000 हुआ। हाँ। फिर बाकी फिर इसके बाद कौन सा स्लैब है 6 से 8 वाला ना, 6 से 9। तो ये तो आपकी इनकम तो 8 ही थी, तो आपकी इनकम तो 2 ही लाख है, तो ये कितना है 10%। तो लाख पे 10,000 तो ये 20,000 रुपये हो गए। तो कितना आ जाएगा टोटल टैक्स लाइबिलिटी आपको आएगी 35,000। आएगी बात समझ में। ये ऐसे टैक्स है, तो वो जो रेट्स दिए हैं वो इस हिसाब से दिए हैं कि अगर इनकम ज़्यादा है तो सारी इनकम पे इक्वल टैक्स नहीं लग रहा। ये आपकी इनकम कम लोअर ब्रैकेट में है तो इस पर टैक्स 5% है, ये उसके ऊपर वाली ब्रैकेट में तो इस पर इनकम 10% है। ठीक है, हाँ 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 ऐसे ही लगेगा, ऐसे ही लगेगा। ठीक है, और अगर 7 लाख तक है तब तो कुछ भी नहीं लगेगा, 7 लाख के ऊपर है तब ये एप्लीकेबल होगा ऐसे। हाँ ऐसा नहीं लेंगे, जैसे 10 लाख है ना तो 3 लाख तक तो कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद कितना है 6 से 9 ना, 6 से 9 पे 10% लगेगा, है ना। और फिर इसके बाद एक और है होगा ना ब्रैकेट, फिर 9 to 12 वाला ब्रैकेट है, तो उस पर 1 लाख जो उसका एक्स्ट्रा आ रहा है वो 9 to 12 वाले ब्रैकेट में लगेगा। ठीक है, क्लियर है ना, ये समझ में आ गया ना ओल्ड टैक्स। हाँ न्यू टैक्स रिजीम में इस तरह है, तो लिखा है इसलिए मैंने लिख दिया उधर अप टू 7 लाख एंटाइटल टू अ रिबेट, कोई टैक्स नहीं भरना है। हाँ लेकिन सरकार ये ज़रूर बोल रही है कि आप इनकम टैक्स फाइल करो, उससे क्या होगा मोर फॉर्मलाइजेशन, सरकार के पास डेटा आएगा। ठीक है, इससे पहले का क्या था 5 लाख तक का कोई टैक्स नहीं था और रेट्स वही थे 0 to 2.5, फिर 2.5 से 5, है ना। तो 5, 20 और 30 था, अभी क्या है 10 का भी है, 15 का भी है, 20 का भी है, 30 का। हाँ स्लैब्स कम, वो आइडियली कम होने चाहिए। अगर आप सजेशंस लिख रहे हो तो उसमें ये लिखोगे कि आइडियली क्या होने चाहिए, स्लैब्स कम होनी चाहिए। न्यू रिजीम विल बी द डिफ़ॉल्ट रिजीम। ठीक है, अगर आपने अलग से मेंशन नहीं किया है कि मैं ओल्ड रिजीम फॉलो करना चाहता हूँ तो न्यू रिजीम आपकी क्या है डिफ़ॉल्ट रिजीम है, आप ऑटोमेटिकली न्यू रिजीम के ही पार्ट हो। लेकिन अगर आप अलग से मेंशन कर रहे हो कि नहीं मैं अभी ओल्ड टैक्स रिजीम में रहना चाहता हूँ तो फिर आपको वो मेंशन करना पड़ेगा। वो मेंशन करने का मतलब है जब आप इनकम टैक्स फाइल कर रहे हो या भी आपने अगर सैलरीड पर्सन हो तो आपने जॉब ज्वाइन की है तो वहाँ HR को आपको बताना है, तो फिर वो आपको उसमें रखेंगे उस रिजीम। नहीं है, मैं वही बोला ना आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करना है, बहुत एब्रप्ट ख़त्म नहीं करना है। ख़त्म करना हो तो इस साल हो सकता है सरकार ख़त्म कर दे।
नहीं नहीं, ओल्ड वाला क्यों हो जाएगा? अरे ओल्ड वाला नहीं होगा। अब इस साल क्या है, सरकार को टैक्स स्लैब कम करने हैं और ओल्ड वाला ख़त्म कर देंगे, तो फिर जो एक टैक्स रिजीम है वो वही रहेगी। ऐसा कर सकते, ऐसा बार बार रिजीम नहीं लाते, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा ये करना है, स्लैब कम करना है। अभी फ़िलहाल फोकस गवर्नमेंट को इस पर करना चाहिए कि स्लैब्स कम करे। क्या है ये, 0 से 5 रखो, 5 से 10 रखो, और फिर 10 से 20 रखो। ऐसा करने से फिर समझ सकते हो ना आप। अभी इसमें कितने, फिर अभी इसमें भी कितना कर देंगे, अभी ये कितना करेंगे, ये इनको ये बचाना है, ये पैसा बचाना है, तो फिर ये अब ऐसा होता है। ठीक है, फॉर पीपल अर्निंग अबव 5 करोड़, ठीक है, ये रिच, सुपर रिच people earning above 5 crore, government has reduced the highest surcharge rate of 37% to 25% in the new tax regime. सरचार्ज पढ़ा होगा ना आपने, टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको सरचार्ज बोलते हैं। जैसे अगर इसमें 5% सरचार्ज है तो 5% किस पे लगेगा, इस पे लगेगा, है ना। हाँ, ये जो टैक्स का अमाउंट आया है इसके ऊपर सरचार्ज लगेगा, तो 5% इस पे लगेगा, ऐसे, ठीक है ना। तो इसको क्या किया है, कम किया है ना। कम करना ज़रूरी था, अभी बताता हूँ क्यों कम किया है। गवर्नमेंट हैज़ रिड्यूस द हाईएस्ट सरचार्ज रेट फ्रॉम 37% टू 25% इन द न्यू टैक्स रिजीम। दिस वुड ऑल्सो रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ द मिनिमम टैक्स रेट टू 39% फ्रॉम 42%। जो इफेक्टिव टैक्स रेट लग रहा है, मतलब टैक्स भी लग रहा है उसके ऊपर सरचार्ज भी लग रहा है, तो उसको कैलकुलेट करके इफेक्टिव टैक्स रेट हमारा कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 39% फ्रॉम 42 पॉइंट समथिंग। तो क्यों किया सरकार ने ये, क्योंकि लोग क्या करते थे, अभी मैं एक मान लो सुपर रिच पर्सन हूँ और मेरी इनकम है 15 करोड़ रुपए, तो मुझे, अगर मैं इसको अपनी इनकम बताता हूँ कि मेरी 15 करोड़ रुपए की इनकम है, तो क्या हो रहा है, मेरे पे हाईएस्ट टैक्स लग रहा है, उसके ऊपर हाईएस्ट सरचार्ज भी मेरे पे लग रहा है, तो मेरा एक अच्छा खासा पैसा सरचार्ज की वजह से चला जा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं दिखाता ही नहीं कि ये पर्सनल इनकम टैक्स है, मैं दिखाता हूँ ये कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है। मैंने एक फॉर्म बना ली है और मैंने वो पूरी इनकम किसकी दिखाई है, मेरी नहीं दिखाई है, किसकी दिखाई है, उस फॉर्म की दिखाई है। मेरी सारी इनकम किसकी है, उस पर्टिकुलर फॉर्म की है। तो मुझे कौन सा टैक्स देना पड़ेगा, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स 27%। हाँ सेस लगता है, लेकिन इतना नहीं होगा ना। टैक्स रेट इफेक्टिव कितना जा रहा है, ये 37%, उतना नहीं जाएगा ना, 27%। तो मैंने उतना भर दिया, और फिर वो मैंने इस तरह की फॉर्म बनाऊंगा ना मैं, जिस पर सेस नहीं लगेगा। जब मुझे सब बनाना ही है तो फिर तो मैं ऐसा बनाऊंगा जहाँ पर मुझे सेस नहीं लगे। तो इससे क्या होगा कि इससे वो लोग अपना पैसा बचाते थे, तो उनके लिए आपने सिंप्लीफिकेशन कर दिया है थोड़ा, कि क्यों कर रहे हो ये सब, मत करो, और हम टैक्स रेट ही कम कर देते हैं। आइडियली और कम होना चाहिए थोड़ा ही, ठीक है। 37% है ना, तो इसको 30% कर दो सब, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स, सब 30 कर दो मैक्सिमम लिमिट, वो आसान हो जाएगा। लोग फिर इस तरह के काम नहीं करेंगे ना। दिस हैज बीन डन टू रैशनलाइज द स्ट्रक्चर, अदरवाइज मेनी पीपल वर शोइंग देयर इनकम एज कॉर्पोरेट इनकम टैक्स एंड अवॉइड पेइंग टैक्स ऑन पर्सनल इनकम। ये चीज़ें हो रही थी, तो इसको रोकने के लिए फिर आप करते ही हो, तो उससे बेटर ये है कि आप टैक्स रेट कम करो, ये सारी चीज़ें नहीं होगी, ठीक है। डायरेक्ट टैक्सेस फॉर कोऑपरेटिव्स, जो लोग मिल के चलाते हैं ना, मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स मिल के कोऑपरेटिव्स चलाते हैं, जैसे शुगर मिल्स में आपने देखा कोऑपरेटिव्स है ना, उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो ये है ना, थोड़ा वो फ़ोटो खींचने में लाइट ज़्यादा हो गया, तो अगर मैं बता, हाँ जहाँ पर नहीं लगेगा ना वहाँ लिख लेना फिर तुरंत, है ना। तो डायरेक्ट टैक्सेस फॉर कोऑपरेटिव्स, न्यू कोऑपरेटिव्स established till 31st March 2024 will get tax benefit of 15% टैक्स ऑन their इनकम। उनकी जो कोऑपरेटिव्स की इनकम है उनको बेनिफिट मिलेगा। ये एक्चुअली कॉर्पोरेट को दिया था सरकार ने, तो कोऑपरेटिव्स की डिमांड थी, तो कोऑपरेटिव्स को भी ये दे दिया है, ठीक है। Sugar cooperatives can claim payments made to sugarcane firm prior to 1617 as expenditure। ये शुगर मिल के लिए दिया है। क्या है, शुगर कोऑपरेटिव्स जो होते हैं जनरली फार्मर्स रन करते हैं, तो अब इनके अगर पास्ट पे वो आ रहा है टैक्स, या इन्होंने पास्ट में टैक्स भरा है, तो उसको वो एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकते हैं और उसके लिए टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं अपना, ठीक है। तो उनको क्या कर दिया है, पेमेंट्स अगर इन्होंने की है किसको, शुगर केन फर्म को, शुगर केन खरीदने के लिए फार्मर्स की फॉर्म्स होगी, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन टाइप, तो अगर उनको जो भी पेमेंट किए वो अपना एक्सपेंडिचर दिखा सकते हैं और उस पर जो टैक्स भरा था वो टैक्स वापस ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, हायर लिमिट ऑफ ₹2 लाख, अर्लियर 1 लाख per member has been provided for primary agriculture cooperative society and primary cooperative agriculture and rural development banks
फॉर डिपॉजिट एंड लोन्स, ये पर मेंबर दे दिया है, कोऑपरेटिव्स है ना ये, तो लोग अपना पैसा लगाते हैं इसमें, तो इनको क्या कर दिया है, डिपॉजिट और विड्रॉल 2 लाख रुपए तक की सहूलत दे दी है। आप डिपॉजिट करते हो, विड्रॉ करते हो, टैक्स नहीं लगेगा उस पर, ठीक है। जैसे डिपॉजिट कर रहे हो तो आपके पास ये पैसा कहाँ से आया, इनकम है ये आपकी, इस पर टैक्स लगाओ, टीडीएस लग जाएगा, तो सरकार ने वो ख़त्म कर दिया है, क्योंकि आप कोऑपरेटिव के मेंबर हो। आप अगर अपना पैसा डिपॉजिट कर रहे हो और निकाल रहे हो एज अ मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर कोऑपरेटिव, तो आपको टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। ये क्यों किया है, कोऑपरेटिव को हम प्रमोट करना चाह रहे हैं, क्योंकि कोऑपरेटिव्स क्या है, बेटर मैनेज होता है, जो फार्मर्स होते हैं वही मैनेज करते हैं, तो फार्मर को एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं आप, एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं ना फार्मर को, तो ये बेटर है एनी हाउ, हमारे लिए भी, इकोनॉमी के लिए भी, सारी चीज़ों के लिए बेटर है, इसके लिए किया है अभी, ठीक है। तो दिस विल अलाउ मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू मेंबर्स टू विड्रॉ एंड डिपॉजिट देयर फंड्स फॉर द पर्पज ऑफ कोऑपरेटिव्स बिजनेसेस विदाउट टीडीएस, समझ गए ना। पैसा डालने और निकालने पे पहले भी कोई वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन उस पर टीडीएस कट जाता है। जैसे ही आप कोऑपरेटिव्स अपने मेंबर के लिए, उस पर्टिकुलर कोऑपरेटिव के मेंबर के लिए ये कि आप अपने कोऑपरेटिव में पैसे डाल रहे हो या पैसे निकाल रहे हो, तो उसके लिए आप कर सकते हो, आप पे कोई टीडीएस चार्ज नहीं होगा। जैसे आप पैसा डिपॉजिट करते हो तो उस पर टीडीएस लग जाता है, विड्रॉ करते हो उस पर भी टीडीएस लग जाता है। आपने विड्रॉ किया 10,000, तो मान लो उस पर 10% टैक्स लग के पहले ही कट गया, आपको उतना मिला, ये चीज़ें। तो सरकार ने इसको क्या किया, लिमिट बढ़ा दी है, 2 लाख रुपए तक आप कर सकते हो। हाँ, उससे ज़्यादा कर रहे हो इसका मतलब प्रॉफिटेबल है, आप प्रॉफिट कर रहे हो तो फिर कोई बात नहीं, प्रॉफिट तो आप 2 लाख में भी कर ही रहे हो, लेकिन सरकार ये चाह रही है कि ठीक है, अट्रैक्ट करना है ना सरकार को, कोऑपरेटिव्स को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाओगे, अगर पुश फैक्टर पुल फैक्टर नहीं काम करेगा तो नहीं बढ़ेगा, इसलिए हाईएस्ट लिमिट ऑफ ₹3 करोड़ फॉर कैश विड्रॉल फ्रॉम कोऑपरेटिव्स विदाउट टीडीएस, ये 3 करोड़ की लिमिट का कैश विड्रॉल पे दिया है कि 3 करोड़ रुपए तक का कर सकते हैं, इस पर कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा कोऑपरेटिव से। मेंबर के लिए नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्रॉफिट है वो उसके लिए, हाँ ठीक है। ये कोऑपरेटिव्स एज अ कलेक्टिव पार्टी है, और इससे पहले वाला जो प्रोविजन पड़ा है वो मेंबर्स के लिए। प्रॉपर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फॉर इनकम टैक्स टारगेट्स फॉर द स्टार्टअप्स विल बी रिकॉर्डेड, ये बस रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, बेटर रिकॉर्ड कीपिंग करना चाह रहे हो आप, ताकि सरकार के पास सारा डेटा रहे, है ना, बस इसलिए, और कुछ बात नहीं है इसमें। इट विल अलाउ बेटर रजिस्ट्रेशन मेथड्स एंड इंकरेज फॉर्मलाइजेशन, बस इसके अलावा कुछ नहीं है, वो छोड़ सकते हो, वो छोड़ भी सकते हो ऐसे ही। एंजल टैक्स विल बी लेविड ऑन ऑल फॉरेन इन्वेस्टर्स इन द स्टार्टअप्स, एंजल टैक्स इंट्रोड्यूस्ड इन 2012। एंजल टैक्स क्या होता है, हाँ हाँ, एंजल टैक्स 2012 में लॉन्च हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था सॉरी। और एंजल टैक्स का काम ये है, जैसे मेरा कोई स्टार्टअप है और मेरे स्टार्टअप पे क्या होता था, देखो पहले मैं आपको समझाता हूँ। मैंने एक स्टार्टअप ओपन किया और मेरे स्टार्टअप की वैल्यूएशन है मान लो 5 लाख रुपए, लेकिन मेरे को इन्वेस्टमेंट मिल गया 10 लाख रुपए का। 10 लाख तो वैल्यूएशन ही नहीं थी, तो इन्वेस्टमेंट मिल गया 10 लाख का मतलब क्या है, आपने मेरे शेयर प्राइजेस बढ़ा के खरीदे। अगर मेरे शेयर 100 रुपये के थे, आपने उसको 300 में खरीदे, मैं मार्केट वैल्यू से ज़्यादा में खरीदा ना, तो वो डिफरेंस पे टैक्स लगाते थे पहले। लेकिन वो डोमेस्टिक लोगों के लिए ही था कि इंडिया में आपका स्टार्टअप है, इंडिया में फर्म है और इंडिया में किसी ने इन्वेस्ट किया है, तो वो ऐसा कर सकता है, उसको डिफरेंस पे टैक्स देना होगा, जो मार्केट वैल्यू है उस पर, और जिस पे आपने खरीदा है, हाँ, जो बढ़ा के पैसे पे आपने खरीदा है उस पर टैक्स देना पड़ेगा आपको, क्योंकि भाई आप एंजल का काम कर रहे हो ना उसके लिए, हाँ, तो आप टैक्स दो, क्योंकि आप क्यों बढ़ा के खरीद रहे हो। लोग टैक्स बचाने का ये भी एक तरीका था, ये बाद में फिर समझ में आया, जब समझ में आता है तो होती है चीज़ें, है ना। फिर क्या हुआ कि समझ में आया कि ये लोग क्या करते हैं कि टैक्स, शेयर का प्राइस है 100 रुपये, खरीद लिया 300 रुपये में, और बाद में धीरे धीरे तो टैक्स शेयर अपने रेट पे आ जाएगा ना, आपने बढ़ा के खरीदा ना, लेकिन उसकी वैल्यूएशन तो उतनी नहीं है, तो वो तो मार्केट रेट पे आ ही जाएगा ना, तो बाद में वो 100 रुपये पे आ गया, आपने दिखा दिया कि मेरा 200 रुपये पर शेयर नुकसान हो गया, आपने क्या किया, पूरा ब्लैक का पैसा क्या कर दिया, वाइट कर दिया। तो सरकार ने क्या किया कि भाई उस डिफरेंस पे टैक्स लगेगा, लेकिन ये था सिर्फ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के लिए। अब इस साल से सरकार ने उसको किस पे किया था, फॉरेन पे भी, क्योंकि वो फिर और ज़्यादा चीज़ें होने लगी ना, वो हवाला का पैसा आने लगा पूरा। हवाले के पैसे में क्या करना है, फॉरेन में पैसा दिया, इधर पैसा देना है। अब वो क्या किया, यहाँ से पैसा गया बाहर, पहले यहाँ से बाहर गया और बाहर से आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट हुआ। कोई क्यों खरीदेगा आपके स्टार्टअप के शेयर बढ़ा के,
इन्फ्लेटेड रेट में, नहीं ना, इसलिए अभी फॉरेन इन्वेस्टर्स पर भी लगा दिया, तो अब फॉरेन इन्वेस्टर्स भी एंजल टैक्स का पार्ट होंगे। आ गई समझ में बात? हाँ, तो आप पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। एंजल टैक्स विल बी लेविड ऑन ऑल फॉरेन इन्वेस्टर्स इन द स्टार्टअप्स। बाकी तो वो तो दूसरी इन्फॉर्मेशन है कि 2012 में इंट्रोड्यूस हुआ है, फॉरेन इन्वेस्टर्स पर इस साल से लगाया है, ठीक है ना। Enhancing limits for MSMEs for presumptive taxation by 31st March 2024, ठीक है, मैं अभी बाद में बताऊंगा presumptive taxation, अभी MSMEs पढ़ेंगे ना तो उसमें बता दूंगा, अभी छोड़ दो इसको यहाँ पर। पॉसिबल इम्प्रूवमेंट्स इन टैक्सेशन सिस्टम, अब क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स करने चाहिए थे, जैसे जो नहीं किए और करने चाहिए थे, जैसे नंबर 1 रैशनलाइज एग्जाम्पशंस बाय रिड्यूसिंग देम, तो और भी जो एग्जाम्पशंस दूसरे दे रहे हैं उसको ख़त्म करने चाहिए, है ना, या रिड्यूस करो या ख़त्म ही कर दो। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स वुड बी शुड बी रिमूव्ड। देखो 2004 में क्या हुआ था, LTGC को हटाया गया था, लॉन्ग टर्म गेन कैपिटल टैक्स, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है कि आपने शेयर मार्केट में सेल परचेस किया और आपने उस पर प्रॉफिट कमाया तो आप अगर 1 साल से ज़्यादा का है तो वो लॉन्ग टर्म है, 1 साल से कम का है तो वो शॉर्ट टर्म है। तो LTGC 2004 में हटा दिया, और हटा के क्या लाया, STT, है ना, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, मतलब बॉन्ड की खरीद और फरोख्त में, बॉन्ड आप सेल कर रहे हो या परचेस कर रहे हो तो इस पर जब भी आप कर रहे हो तो उस पर इतना टैक्स देना है, ये STT है, ठीक है। तो 2004 में सरकार ने कब इंट्रोड्यूस किया STT को, जब सरकार ने LTGC को हटाया, तो 2004 में LTGC हटाया और STT इंट्रोड्यूस किया और LTGC को LTCG को खत्म किया, कैपिटल गेन ये खत्म हो गया, ये आ गया। अब फिर आपने 2017 में क्या किया, इसको इंट्रोड्यूस कर दिया दोबारा से, लेकिन इसको हटाया नहीं, तो अब दोनों टैक्स लेते हो आप, तो ये नहीं होना चाहिए ना, एक ही होना चाहिए, या तो लॉन्ग टर्म गेन कैपिटल टैक्स होना चाहिए या तो फिर क्या होना चाहिए, STT होना चाहिए, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो ये तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स शुड बी रिमूव्ड, LTGC removed and STT was levied in 2004. In 2017 LTGC को रीइंट्रोड्यूस कर दिया है लेकिन STT को रिमूव नहीं किया है, तो ये गलत है, 2 बार टैक्स नहीं लगना चाहिए, है ना। bring corporate income tax and personal income tax in synchronization, वही जो मैंने आपको बताया ना कि अगर कॉर्पोरेट इनकम टैक्स कम है तो फिर लोग इस तरह से करते हैं, अपनी फॉर्म बता देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। स्टेप्स शुड बी टेकन टू इम्प्रूव टैक्स बेस, ये हमने जब बजट पढ़ रहे थे जब पढ़ा है हमने कि टैक्स बेस बढ़ाना चाहिए, जिन लोगों को आप टैक्स नहीं कर रहे हो, ब्यूटी सैलून है, ब्यूटी पार्लर्स हैं, इनको टैक्स करो, है ना, क्यों नहीं कर रहे इनको टैक्स, अच्छी इनकम है, ट्यूशन बिजनेस, कोचिंग नहीं, कोचिंग में तो GST चल रहा है, जो ट्यूशन चलता है ट्यूशन में टैक्स नहीं है, अच्छी इनकम है उनकी भी, अच्छी इनकम है, फिर उनको टैक्स करना, आपको ये देखना है कि आप किनको टैक्स नहीं कर रहे हो उनको टैक्स करो। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी की इनकम ख़त्म करना चाह रहे हो, लेकिन एक अच्छी खासी इनकम है उसको टैक्स करना चाहिए, है ना। आ गई बात समझ? तो ये कुछ सजेशंस हैं। अब देखो ये मैंने हेडिंग लिखी है पॉसिबल इम्प्रूवमेंट्स इन टैक्सेशन सिस्टम, हालांकि ये क्रिटिसिज्म ही है ना, बताया मैंने क्रिटिसिज्म ही है आपको कि STT हटाया नहीं है, टैक्स बेस बढ़ाया नहीं है, ये बताया, लेकिन इसको वही है कि आप अब ज़्यादा द हिंदू पढ़ोगे ना तो फिर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हो, तो क्रिटिसिज्म करना है लेकिन वो लिख के नहीं करना है कि मैं क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ, हाँ आपको ये बोलना है कि ये हो जाता तो और अच्छा होता, बस इतना, ठीक है ना। हाँ ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, नहीं ऐसा होता तो अच्छा रहता बस, ठीक, क्योंकि भाई काम तो आपको गवर्नमेंट में ही करना है ना, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रहोगे तो काम कैसे करोगे। आगे बात समझ, तो ये था डायरेक्ट टैक्सेशन, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, बहुत ज़्यादा चेंज होता नहीं है, जो चेंज था वो देख लिया आपने और जो चेंज होना चाहिए था वो समझ गए हो आप, बस इतना काफ़ी है, ठीक है। ये जितनी भी डिस्कशन कर रहे हैं ना ये सब लिंक करोगे अपने जो टॉपिक हमने पढ़े हैं, जैसे फिस्कल पॉलिसी हमने पढ़ा है तो इससे लिंक करोगे, ये ऐसा कोई आइसोलेशन में नहीं पढ़ रहे हैं, कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है, मेट्रो ट्रेन है, फर्स्ट ट्रेन डब्बे से लास्ट डब्बे तक आप जा सकते हो, तो सीमलेस ट्रैवल करना है, ऐसा नहीं करना है कि ये यहाँ पढ़ा है तो जब ये पढ़ूंगा तब रिवाइज करूँगा, जब फिस्कल पॉलिसी पढ़ लो ये पढ़ना है उस समय ही, है ना। हाँ क्योंकि फिर नहीं करोगे ऐसा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, और मैंने एक साथ इसलिए नहीं कराया कि फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो अब एक बार लेकिन आप जब ने आपने पढ़ लिया है समझ लिया तो अब इसको फिर एक कर देना है, हाँ इसको एक कर देना है, ठीक है।
चलो आते हैं, इसमें काफ़ी चीज़ें सीखने मिलेगी। स्टेप टेकन इन बजट फॉर रूरल डेवलपमेंट, है ना। तो रूरल डेवलपमेंट में पहली चीज़ है एग्रीकल्चर पे फोकस करेंगे हम सारा, है ना, पूरा फोकस हमारा किस पे होगा, एग्रीकल्चर पे। तो इसमें ऑल स्कीम्स अनाउंस फॉर एग्रीकल्चर, जो कल सप्तऋषि में मैंने आपको बताया ना सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें इसमें आएगी, ठीक है। जो सप्तऋषि में एग्रीकल्चर पे हमने बात की थी वो सारा इसमें आएगा। फर्स्ट प्रायोरिटी सेक्टर था ना एग्रीकल्चर, इंक्लूसिव ग्रोथ में, हाँ इंक्लूसिव डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर पहले देखा था, फिर हेल्थ और एजुकेशन देखा। तो जितना एग्रीकल्चर में आया था वो सब रूरल डेवलपमेंट के लिए आएगा, ये तो तय है, पहली चीज़। दूसरा, अब इसके आगे बढ़ते हैं, इंक्रीज बजट फॉर ब्लू रेवोल्यूशन, ठीक है ना, फिशरीज सेक्टर बाय मोर देन 40% ऑफ रिवाइज एस्टिमेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23। तो पिछले साल से 40% इंक्रीमेंट दिया, अच्छा इंक्रीमेंट है। और क्यों दिया है, क्योंकि फिशरीज सेक्टर बेटर परफॉर्म भी कर रहा है, तो सरकार जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेगी उतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आपको रेवेन्यू भी अर्न करके दे रहा है ना, सरकार को भी रेवेन्यू अर्न करके दे रहा है, फार्मर्स की इनकम, क्योंकि अलाइड सेक्टर में आता है, एक्सपोर्ट करोगे तो फॉरेक्स भी अर्न करके देगा, इसलिए सरकार इसमें इन्वेस्ट कर रही है। अलग से अच्छा इसमें दिया नहीं है, लिखा नहीं है, आगे लिखा होगा कहीं, है ना, मैंने लिखा तो है कल, अलग से 6000 करोड़ का, अच्छा कल पढ़ाया था शायद, मत्स्य संपदा योजना में 6000 करोड़ अलग से, हाँ हाँ ठीक है फिर। इट विल प्रमोट फिशरीज सेक्टर ग्रोइंग, और फिशरीज सेक्टर जो है ये 2014 से ग्रो कर रहा है एट द रेट ऑफ 11% पर एनम। तो ये फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है इंडिया का, 11% से ग्रो कर रहा है, हाँ 11% से ग्रो कर रहा है 2014 से। तो इस पर गवर्नमेंट को स्पेंड और ज़्यादा करना चाहिए, जितना ज़्यादा आप स्पेंड करोगे उससे क्या होगा, उतनी, हाँ इंसेंटिव बढ़ेगा ना लोगों का इसमें आने का, कि गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है तो आप खुद जाओगे इस सेक्टर में, ठीक है ना। हाँ हाँ वही वही है ना, फोकस इसी पे करना है कि एग्रीकल्चर से बर्डन कम कराना है, तो कैसे बर्डन कम कराओगे, तो यही यही सारे ऑप्शंस है ना। फूड प्रोसेसिंग ऑप्शन है आपके पास, डेयरी सेक्टर ऑप्शन है आपके पास, ये फिर इसमें क्या होगा कि अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा है ना, अभी फिशरीज है, अर्निंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। अच्छा 11% पर एनम के रेट से ग्रो कर रहा है, मतलब समझ रहे हो ना, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी ग्रोथ हो रही है ना, तभी तो सेक्टर ग्रो कर रहा है। और इसको फिर बेटर रिकॉर्ड करना चाहिए, बेटर रिकॉर्ड करोगे डेटा तो पता चलेगा कि कैसे टैक्स करना है, किनको टैक्स करना है, क्योंकि ट्रेडर इसमें गेन करते हैं ज़्यादा, जो ट्रेडर्स होते हैं ना वो ज़्यादा गेन करते हैं, लेकिन फिर उनका टैक्स उतना उनको नहीं मिलता है, वो उतना टैक्स नहीं पे करते। तो चलो अब ये आते हैं, बहुत क्रूशल है ये फर्टिलाइज़र सब्सिडी, हालांकि जब मैंने आपको बजट पढ़ाया तो बता दिया था, लेकिन इसमें मैं आपको जो कंट्रोवर्सी है वो बता देता हूँ अभी। यूरिया बेस्ड सब्सिडी अराउंड 1.3 लाख है, 1.3 लाख करोड़, और दूसरा नाइट्रोजन बेस्ड सब्सिडीज़ जो है वो 0.44 लाख करोड़, वो छोड़ दो। अब इसमें ये एक चीज़ देखो कि फर्टिलाइज़र सब्सिडी कितनी है, 1.75 लाख करोड़, फाइनेंशियल ईयर 2023 में कितनी थी, 1.7 लाख करोड़, बजटरी एस्टिमेट देखो। फर्टिलाइज़र सब्सिडी इस साल कितनी है, 1.75 लाख, 22-23 में भी कितनी थी, बजटरी एस्टिमेट 1.7 लाख करोड़ ही था, लेकिन ड्यू टू वॉर, जो रशिया यूक्रेन वॉर हुई, क्योंकि बहुत सारे फर्टिलाइजर्स जो है वो यूक्रेन से आते थे, है ना, यूक्रेन की इंडस्ट्रीज़ हैं यूक्रेन में, तो यूक्रेन से बहुत सारे फर्टिलाइजर्स आते थे, तो दाम बढ़ गए, तो दाम बढ़ गए तो सरकार को ज़्यादा खर्च करना पड़ा। बजटरी एस्टिमेट कितना था, 1.75, लेकिन खर्चा कितना कर दिया, 2.25 लाख करोड़, इतना खर्च कर दिया सरकार ने। लेकिन अब क्या हुआ, हाँ रिवाइज एस्टिमेट समझते हो ना, एक साल बाद जो बता रहे हैं, हाँ अब हुआ क्या कि जब इस साल सरकार बजट बना रही थी तो प्राइसेस फर्टिलाइजर्स के कम हो गए, क्योंकि अब वो रशिया यूक्रेन वॉर को कोई इतना सीरियस ले नहीं रहा, हो रही है वॉर चल रही है, बाकी आपने अपने ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ लिए कि आपको किस तरह से मैनेज करना है, तो अब फर्टिलाइजर्स की कॉस्ट वो है नहीं जो उस साल लग गई, अब कम हो गई। तो सरकार ने क्या किया कि 1.75 रखा था पिछले साल, इस साल भी 1.75 रखा। आप पढ़ो द हिंदू, बताएंगे आपको कि देखो फर्टिलाइजर सब्सिडी कम कर दी, इतने परसेंट से रिड्यूस कर दी, 2.25 दिया था, इस साल 1.75 दिया, और ये रिवाइज एस्टीमेट है, मतलब 2.25 सरकार ने एक्चुअली स्पेंड किया, इस साल सरकार सिर्फ 1.75 स्पेंड करना चाहती है। गलत है ना, ये गलत बात है ना, नहीं है ना ऐसा कुछ, 1.75 ही किया था एलोकेट, वो तो वॉर की वजह से, दाम बढ़ने की वजह से ज़्यादा स्पेंड हुआ, फिर सरकार ने इस साल 1.75 एलोकेट कर रही है। अब ये है क्रिटिसिज्म का पॉइंट नहीं है,
लेकिन करना है। तो क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म ऐसे होता है। फिर आप ढूंढते हो कि कैसे इसको मुद्दा बनाएं, मुद्दा है नहीं है। आ रही है ना बात समझ? हाँ। इसी तरह दूसरा भी है फूड सब्सिडी। देखो गरीबों के साथ क्या हो रहा है, सरकार ने फूड सब्सिडी को कम कर दिया, फ्री राशन को कम कर दिया। नहीं है ऐसा। 1.37 lakh crore will be for FCI procurement and 59,000 crore will be procured directly for NFSA। अब इसमें हुआ क्या था, फूड सब्सिडी में बढ़ गया था आपका किस वजह से, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना थी, है ना, उसकी वजह से क्या हुआ कि सरकार पे बर्डन बढ़ गया था। अब सरकार ने उसको वापस ले लिया, हालांकि सरकार ने पिछले साल भी उसको ज़बरदस्ती कंटिन्यू किया। 2 साल चली है वो योजना, हालांकि बस 1 साल चलना चाहिए था उसको आइडियली, क्योंकि दूसरे कोविड में इतना ज़्यादा नहीं था। हाँ, फर्स्ट कोविड में इम्पैक्ट था, दूसरे सेकेंड वेव में फूड के ऊपर इतना फोकस नहीं था, फूड अवेलेबिलिटी थी। फर्स्ट में नहीं था क्योंकि बहुत जल्दबाजी में हमने कर दिया था। नहीं नहीं वो अब नहीं वो समझा नहीं आपने, आपने इसको समझा नहीं। देखो एक है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, है ना, जो 67% पॉपुलेशन को कवर करता है, जिसके बारे में हमने पढ़ा है। तो इसमें मिलता है पर पर्सन 5 kg बराबर। हाँ। अब फिर सरकार ने कोविड में क्या इंट्रोड्यूस किया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसमें सरकार ने बोला और 5, तो इसको खत्म किया। ठीक है। हाँ, वो तो चल ही रहा है, वो तो अभी भी चल रहा है, वो अभी आगे भी चलेगा। ठीक है, समझ गए ना। तो अब इसकी वजह से एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, तो इसकी वजह से एक्सपेंडिचर बढ़ गया था। अब ये चूंकि खत्म हो गया है तो सब्सिडी पे एक्सपेंडिचर कम हो गया है ना, सब्सिडी पे एक्सपेंडिचर अब कम हो गया है ना। तो अब जैसे ही एक्सपेंडिचर कम हुआ, सरकार ने बजटरी एस्टिमेट में कम कर दिया वैल्यू, और जैसे ही सरकार ने वैल्यू कम किया, आप हाँ, तो आपका न्यूज़पेपर वाले आ गए, देखो गरीबों के साथ ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। देखो बजट में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं की गई हैं, जो करनी चाहिए थी आइडियली। तो आप उस पर बात कर सकते हो कि ये चीज़ होनी चाहिए थी, लेकिन जो चीज़ें फैक्चुअली करेक्ट है आप उसको भी किसी तरह से रॉन्ग प्रूफ कर रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो? नहीं है ना ज़रूरत ऐसा करने, है ज़रूरत ऐसे? फिर मैं बता सकता हूँ ना और कई सारे पॉइंट्स जो सरकार ने गलत कर दिए, तो वो लिख लो आप। तो इसके लिए क्या होता है कि बजट को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना होता है। अब क्या होता है हमारे यहाँ, तो समझ रहे हो ना, आज बजट आया, कल समरी प्रिपेयर करनी है, कल के कल समरी प्रिपेयर होनी चाहिए, मार्केट में प्रिंट होके आ जानी चाहिए, बिक्री है आपकी कॉपी, बजट आपने बढ़िया बना दिया। तो आप क्या प्रोड्यूस करोगे इसमें, क्या एनालाइज करोगे? क्यों हो? आपका एग्जाम मई में होना है और हार्डली इस साल के बजट से कुछ आएगा आपको। ये आप मेंस एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि बताओ एग्रीकल्चर में इस साल बजट जो आया है उसमें एग्रीकल्चर के लिए क्या स्टेप्स लिए गए, या इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए क्या स्टेप्स लिए गए, या मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया प्रमोट करने के लिए इस साल के बजट में क्या स्टेप्स लिए गए। ये कहाँ आता है? मेंस में आता है। आपके पास टाइम है पढ़ने का। अब आप इसको जल्दी करने के चक्कर में क्या कर रहे हो आप इसको, जो जैसे कवर करना है वैसे नहीं, जो न्यूज़पेपर में आ गया आपने उसके बुलेट पॉइंट्स बना लिए, बताया हाँ ये देखो ये है बजट में, फिर वो नहीं है ना, लेकिन वो नहीं है। इसलिए मैंने आपको इस साल का बजट करा दिया है। वो इसीलिए कराया है कि बजट आएगा ना तो आप दौड़ोगे नहीं कि बजट नहीं कराया, बजट नहीं कराया। मैं इकोनॉमिक सर्वे का फर्स्ट चैप्टर भी करा दूंगा आपको, स्टेटस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमिक सर्वे का जो इस साल का चैप्टर है ना, स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उससे बेटर समझने में मिलेगा स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्या है। हाँ, इकोनॉमिक सर्वे इस साल का भी आपको पढ़ना है एग्ज़ाम से पहले ही, क्योंकि वो बताता है कि स्टेट ऑफ इकोनॉमी क्या है। बजट नहीं, बजट तो आने वाले साल का प्रपोजल है। हाँ, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, इकोनॉमिक सर्वे इस साल का पढ़ के जाना है प्रीलिम्स में भी, तो वो हम कर लेंगे, बाकी फिर देख लेंगे कैसे करना है। ठीक है, समरी के चक्कर में नहीं पढ़ना बस कि क्लास ए क्लास बी क्लास सी सब क्लासेस की समरी ले लूँ और पढ़ूंगा एक दो ऐसे ही, बस वो मत करना, उससे कुछ नहीं समझ में। अभी बजट जैसे हम कवर कर रहे हैं, आप कोई भी समरी उठा लो मार्केट से, अगर मिल जाए आपको इस तरह का कवरेज, नहीं मिलेगा, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है ना। आप 2 दिन में समरी प्रिपेयर करके आपको प्रिंट करानी है, मार्केट में पहुंचानी है, फिर कहाँ से डिटेल एनालिसिस करोगे? ये प्रॉब्लम है, तो ये मत करना, वो उससे फ़ायदा भी नहीं होगा। ठीक है,
चलिए कंटिन्यू करते हैं फिर आगे। प्रधानमंत्री और ग्राम सड़क योजना, और ये 19,000 करोड़ का, ठीक है, इसको तो ज़्यादा छोड़ो। इंक्रीज एलोकेशन फॉर खादी ग्राम उद्योग, अंडरलाइन करो, कहीं नहीं आता है, कोई अखबार में भी नहीं आता है ये कि खादी ग्राम उद्योग के लिए सरकार ने इन्वेस्टमेंट करा है, नहीं लिखते, आप लिख सकते हो, है ना। ये हैंडीक्राफ्ट्स का प्रमोशन इसमें लिख सकते हो। किसान संपदा स्कीम बाय 50% एंड लाइफ स्टॉक हेल्थ बाय 70%, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया सरकार ने लाइफ स्टॉक के लिए भी। क्यों? एनिमल हस्बेंड्री, सरकार चाह रही है क्या, एनिमल हस्बेंड्री फार्मर्स के लिए क्या हो, रेम्यूनरेटिव हो। रेम्यूनरेटिव होगा तो अपने आप फार्मर की इनकम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, सिंपल है। तो ये पॉइंट जो है ना, ये आपको कोई न्यूज़पेपर में मिलेगा भी नहीं देखने पे, ढूंढ लेना। दिक्कत है यही है, न्यूज़पेपर वाले भी ढूंढ रहे हैं कि क्या न्यूज़पेपर काम कर रहे हैं, अपोजिशन का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म। हाँ, पीएम किसान बजट एलोकेशन सरकार ने कम किया है, 60,000 करोड़ का है, रिड्यूस कंपेयर टू बजटरी एस्टिमेट्स लास्ट ईयर एंड केप्ट सेम एज रिवाइज्ड एस्टिमेट। फर्क समझ रहे हो ना। तो देखो, बजटरी एस्टिमेट जो सरकार ने अनुमान लगाया कि इतना खर्च करेंगे, और रिवाइज्ड एस्टिमेट क्या एक्चुअली जो खर्च किया, तो एक्चुअली जो खर्च किया वो है ना। तो इसलिए इन्होंने भी क्या किया, इस साल के बजटरी एस्टिमेट में पिछले साल का रिवाइज्ड एस्टिमेट डाला कि एक्चुअली तो इतना ही खर्च किया था तो उतना खर्च करेंगे। हालांकि आइडियली पीएम किसान स्कीम पे एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का बढ़ना चाहिए और ज़्यादा पैसे खर्च करना चाहिए, क्योंकि ये पैसा डायरेक्ट किसान के पास जाता है, डायरेक्ट किसान के पास जाता है ना। डीबीटी ट्रांसफर स्कीम है ना ये तो, हाँ, तो डायरेक्ट किसान के पास जाता है। और 6,000 रुपये साल की इनकम है किसान की, उसको आप बढ़ा सकते हो, 8,000 भी कर दोगे तो बहुत ज़्यादा फिजिकल डेफिसिट नहीं बढ़ेगा। आ रही है बात समझ। लेकिन किसान के पास परचेजिंग पावर आएगी, वो बेटर क्वालिटी ऑफ सीड खरीदेगा, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये सारी चीज़ें खरीदेगा। हाँ, धीरे धीरे आप, और करना भी वही है, करना भी वही है। ये जो आप सब्सिडी दे रहे हो ना फर्टिलाइज़र की, ये आइडियली नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आप इससे क्या कर रहे हो, ये सब्सिडी किसको जा रही है, इंडस्ट्रीज़ को जा रही है, इंडस्ट्रीज़ को जा रही है। आपको ये क्या करना है, ये सब्सिडी किसान को देनी है। तो आप किसान को जितना डीबीटी बढ़ाओगे और ग्रेजुअली बढ़ाओगे तो कोई चिंता की बात भी नहीं रहेगी। अभी एक साथ 20,000 दे दोगे तो जाहिर सी बात है किसान भी बोलेगा ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं आप, मैं नहीं बोल सकता, ठीक है। रिड्यूस कंपेयर टू बजटरी एस्टिमेट, समझ गए ना। तो आइडियली पीएम किसान पे बढ़ना चाहिए, और जो कम किया है वो किससे कम किया, तो इसके लिए कल मैंने आपको दिया बजट एट ग्लांस, उसमें आप सब देख सकते हो कि कितना खर्च किया था, कितना एलोकेट किया था, खर्च कितना किया, और फिर इस साल कितना दिया है। तो ज़्यादातर देखोगे ना तो रिवाइज एस्टिमेट से जोड़ के सरकार ने दे दिया है कि एक्चुअल छोड़ दो, एक्चुअल तो बहुत पुराना होता है ना। हाँ हाँ, नहीं नहीं, कैसा होता है देखो मैं बता दूँ। अभी इस साल जो खर्च करना है वो बजट एस्टिमेट दे दिया, पिछले साल भी इस तरह का बजट एस्टिमेट दिया था, लेकिन एक्चुअल खर्च किया वो रिवाइज एस्टिमेट हो गया कि खर्च कितना किया। लेकिन फिर क्या होता है कि जैसे जैसे समय बीतता है और फिर आपके पास एविडेंसेस और आते हैं, तो बेटर डेटा अवेलेबल होता है, तो फिर वो एक्चुअल जो एस्टिमेट है उसमें फ़र्क आता है। तो वो जो एक्चुअल डेटा है वो रिवाइज्ड एस्टिमेट का ही रिवाइज्ड है, रिवाइज्ड एस्टिमेट का ही रिवाइज्ड डेटा है ना, वही है एक्चुअल, डिफरेंस नहीं होता वो फिर बेटर रिकॉर्ड मिल जाते हैं। अच्छा, इस पे इतना था, अच्छा ये चीज़ें बाद में एग्जाम्शन क्लेम कर ली थी, तो वो कुछ चीज़ें ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। जो रूरल डेवलपमेंट के लिए पढ़ा हमने, क्लियर है। एग्रीकल्चर मेन है, तो एग्रीकल्चर की सारी चीज़ें रूरल डेवलपमेंट में आएगी, और उसके अलावा सरकार ने जो काम किया। ठीक है, अभी आते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। सिंप्लीफिकेशन ऑफ रूल्स एंड डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ द ऑफेंसेस, है ना जो। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। व्हाट हैज़ नॉट डन इन बजट, नो सपोर्ट फॉर लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स होना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा मार्जिनलाइज है, उनको ज़्यादा ज़रूरत है। जो आप देख रहे हैं ना बिलो पॉवर्टी लाइन, उसमें मैक्सिमम लैंडलेस लेबरर्स मिलेंगे आपको, बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं। तो पहली चीज़ तो एम्प्लॉयमेंट जॉब सिक्योरिटी ही नहीं है ना। लैंडलेस लेबर मतलब उसके बाद अपना लैंड है नहीं, तो अगर सीजन है तो वो काम कर रहा है, नहीं है तो नहीं काम कर रहा। अब उसके लिए मनरेगा है, लेकिन मनरेगा को फ्रूटफुल भी तो बनाना है। अभी देख रहे हो ना मनरेगा में क्या होता है, मनरेगा में भी ठीक है डीबीटी ट्रांसफ़र होता है मनरेगा में, लेकिन आपको पता है विलेज में कैसे काम होता है ना। आप जब पैसा निकालने जा रहे हो, आपके साथ प्रधान का आदमी जा रहा है साथ में, आपने पैसा निकाला 1,000 रुपये, उसने 200 रुपये आपको दिया, बाकी 800 रुपये प्रधान का आदमी ले गया, वो प्रधान जी का हिस्सा है।
तो इसको बेटर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अभी। अब इसको क्या, ये तो बिहेवियरल पैटर्न है ना, अब अकाउंट में तो उसी के पैसे आए। नो सपोर्ट फॉर लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, हालांकि होना चाहिए इनके लिए। मोर फंड्स नीड टू बी एलोकेटेड फॉर पीएम किसान, वो मैंने आपको बता दिया है ना, क्योंकि वो किसान का डीबीटी है, किसान को डायरेक्टली मिल रहा है तो उसको बढ़ाना चाहिए। मोर फंड फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड बिजनेस डेवलपमेंट, नहीं करते हम, बिल्कुल नहीं करते, ठीक है। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है, अगर हम रिसर्च नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। अगर मैं नोट्स अपडेट नहीं करूँ तो आप नई चीज़ें कैसे सीखोगे, आप तो वही चीज़ें सीखोगे जो 10 साल पहले चल रही है। हायर अमाउंट ऑफ मनरेगा शैल बी एलोकेटेड, किया है जितना भी सरकार ने, उससे ज़्यादा एलोकेशन की ज़रूरत है। देखो क्यों मैं ऐसा बता रहा हूँ आपको, क्योंकि सरकार जितना भी बजटरी एस्टीमेट में लगाती है अंदाज़ा, उससे 25,000 करोड़ ज़्यादा ही खर्च हो रहा है। तो फिर जब पता है आपको पिछले साल बजट एस्टीमेट इतना दिया, रिवाइज एस्टीमेट उससे ज़्यादा खर्च हुआ, तो इस साल आप बजटरी एलोकेशन क्यों नहीं बढ़ाते हो उसका। अच्छा होता क्या है, आप बोलोगे ठीक है ना, नहीं बढ़ाया तो क्या हुआ, बाद में रिवाइज एस्टीमेट उतना तो हो ही गया ना। ऐसा नहीं होता, जब बजट ख़त्म हो जाता है, आपको जो बजट एलोकेट हुआ था वो आपने यूटिलाइज कर लिया और अभी 4 महीने और बच रहे हैं, तो फिर आपको दोबारा से डिमांड करनी पड़ती है, सप्लीमेंट्री डिमांड्स होती हैं, फिर उसके थ्रू आपको पैसा मिलता है। उस ड्यूरेशन में होता क्या है, मनरेगा वर्कर को आपने पेमेंट नहीं की, पेमेंट होल्ड पे, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। क्योंकि मनरेगा वर्कर कौन है, उसकी नीड है, उसने काम किया, आपको उसको पैसा देना है ना, उस वेट नहीं कर सकता, उसके पास इतनी लिबर्टी नहीं है। तो अब आपको पता है कि पिछले साल आपने इतना बजटरी एस्टीमेट दिया था, उससे बढ़ के आपने खर्च किया, अच्छी बात है, बढ़ के खर्च हुआ, ठीक है। अब आपको इस बार जब आप बजट बना रहे हो तो एस्टीमेट बढ़ा दो ना, आप एस्टीमेट को लो रखते हो, फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, डिमांड करना पड़ता है, सप्लीमेंट्री डिमांड्स के लिए जाना पड़ता है, उतने ड्यूरेशन के लिए पेमेंट्स होल्ड पे रहती हैं। तो ये नहीं होना चाहिए आइडियली, ठीक है ना। हायर अमाउंट मोर फंडिंग एंड मेंशन ऑफ ऑपरेशन ग्रीन, भूल ही गए हम, अंडरलाइन कर लो ऑपरेशन ग्रीन, सरकार भूल गई, ऑपरेशन ग्रीन भी कुछ है, उसको भी करना है। एंड AIDF एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये हम अनाउंस करते हैं फिर हम गायब कर देते हैं बजट से, बजट में फिर आता ही नहीं है ये, तो ऐसा नहीं, ये फिर अनसर्टेनिटी इससे बनती है कि आपने आज अनाउंस किया है, क्या पता कल आप इसके बारे में बात नहीं करोगे, तो मेंशन ही नहीं है ऑपरेशन ग्रीन और AIDF का, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इन चीज़ों पे बात करनी चाहिए, है ना। समझ गए ना आप, ये क्रिटिसिज्म ही है, लेकिन क्या है, इसको हम थोड़ा लिख रहे हैं कि ये होना चाहिए था, ज़्यादा इस पर कमेंट नहीं करना है कि ये नहीं किया। देखो गरीबों का, बजट गरीबों के लिए ही बनता है, अमीरों के लिए क्या बजट बना है देखा आपने, अमीरों को तो आपने टैक्स रैशनलाइजेशन कर दिया कि भाई इस तरह कर रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं, टैक्स दो। बजट क्या है उनके लिए, बजट किसके लिए, गरीब के लिए बन रहा है। स्टेप्स टेकन इन द बजट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे आते हैं। सिंप्लीफिकेशन ऑफ रूल्स एंड डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ द ऑफेंसेस, समझते हैं आप इसको, है ना, कि डेडलाइंस मिस हो गई तो ये सिविल ऑफेंस होगा, आप पैसा फाइन होगा, बहुत जेल नहीं होगी आपको, इस तरह के बहुत सारे प्रोविजंस डीक्रिमिनलाइज किए। डबलिंग द बजट फॉर PLI स्कीम इन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव फॉर फूड प्रोसेसिंग, और समझ रहे हैं आप फूड प्रोसेसिंग क्यों इंपॉर्टेंट है ना। एक तो आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए इंसेंटिवाइज करता है लोगों को हॉर्टिकल्चर पे आने के लिए, दूसरा ये है कि फार्मर्स को ऑफ द सीजन जॉब भी मिल रही है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व है, तो फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर एज एन एंटरप्रेन्योर बोल सकते हैं आप इसको। इंक्रीजिंग 70% बजट फॉर फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल, फेम स्कीम कहा है इसको सरकार ने, फेम, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो हाइब्रिड व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है 100% इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड, इसको इन्वायरमेंटल बेनिफिट के लिए, ठीक है, तो सरकार ने इस पर बढ़ाया है। अब आप इसको यूज़ कर सकते हो, जो हम देख रहे थे ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन ग्रोथ एक देखा था ना कल, ग्रीन ग्रोथ में आप इसको मेंशन कर सकते हो ना, ये वाली फेम स्कीम। रिवैम्प्ड क्रेडिट गारंटी स्कीम ऑफ ₹9,000 करोड़, ये याद होगा आपको, MSME के लिए सरकार ने दिया था ना, एमरजेंसी क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम, कि अगर आपके पास कोलैटरल फ्री, आपको कोलैटरल फ्री लोन मिलेगा, हाँ तो वही है, उसी को बढ़ाया सरकार ने, अप टू 2 लाख करोड़ लोन्स क्रेडिट गारंटी स्कीम में रहेगा, अवेलेबल फॉर लोन्स अप टू 2 करोड़, इतना पैसा मिल सकता है एक MSME को, ठीक है।
टर्न ओवर लिमिट फॉर माइक्रो यूनिट increase from 2 crore to 3 crore for presumption tax, and professional from rupees 50 lakh to 75 lakh receipts not more than 5% in cash, no need to maintain audited accounts, it reduces compliance burden। क्या है कि ये है कि आपको कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं बनानी है, आपको बता देनी है आपकी इनकम इतनी हुई है, कोई कंप्लायंस बर्डन नहीं, आपको बता देनी मेरी इनकम इतनी हुई है और उतने पे मैं इतना टैक्स पे कर रहा हूँ, बस ये सिंपल। तो ये क्या है, प्रिजम्पशन टैक्स, प्रिज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है आपने जो बोला वो सही बोला, प्रिजम्पशन टैक्स। तो इसको क्या किया है सरकार ने, लिमिट बढ़ा दी है ना, पहले 2 करोड़ पे ही लग जाता था, अब इसको बढ़ा के क्या किया है 3 करोड़ कर दिया है फॉर प्रिजम्पशन टैक्स फॉर। और प्रोफेशनल्स, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे इसमें ज़्यादातर डॉक्टर्स वगैरह आते हैं, अगर प्रोफेशनल्स हैं तो 50 लाख को बढ़ा के कितना कर दिया है 75 लाख, लेकिन कैश में नहीं होना चाहिए, कैश में, क्योंकि कैश में आप कितना बता रहे हो वो सही नहीं है ना। आपने बताया कि आपकी इनकम 100 रुपये हुई, लेकिन कैश में आपने 1000 रुपये लिए, हमको कैसे पता चलेगा, कैश तो कैश है ना। तो यूपीआई ट्रांसफ़र हो, मतलब बैंक में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, प्योर कैश ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है, समझ गए ना। ये क्या स्कीम है प्रिजम्पशन वाली, है ना। ऑडिटेड रिपोर्ट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, तो इससे क्या होगा, इट रिड्यूसेस कंप्लायंस बर्डन एंड प्रमोट्स ईज ऑफ फाइलिंग टैक्स। आसान कर दिया कि कोई ऑडिटेड रिपोर्ट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, आप बता दो इतनी है, बुक कीपिंग वैल्यू से हम समझ जाएंगे ऐसा। डिडक्शन बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एमएसएमई प्रोडक्ट्स टू बी अलाउड ओनली आफ्टर अ पेमेंट इज मेड। पहले क्या होता है, ये जो एमएसएमईज हैं ये लार्ज इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, ठीक है। अब एमएसएमई ने बेचा लार्ज इंडस्ट्री को, लार्ज इंडस्ट्री बोलते हैं कि ठीक है ये हमने ले लिया है, ये लो इनवॉइस, ये इनवॉइस आप अपने पास रखो और पैसा आपको मिलेगा, ये अभी क्रेडिट पे ले रहे हैं, 5 महीने बाद पैसा देंगे आपको। अब एमएसएमई इतना होल्ड नहीं कर सकता, एमएसएमई छोटी इंडस्ट्रीज होती है ना, छोटे इंटरप्राइजेस होते हैं। अब लार्ज इंटरप्राइजेस क्या करते हैं, लार्ज इंटरप्राइजेस वो बिल सरकार को दिखाते हैं कि देखो हम एमएसएमई से खरीद रहे हैं, एमएसएमई को ग्रो कर रहे हैं, आपने बोला एमएसएमई से खरीदोगे तो टैक्स बेनिफिट मिलेगा, आप हमको टैक्स बेनिफिट दो। अब एक्चुअल में उन्होंने पे किया है क्या एमएसएमई को, नहीं किया, लेकिन सरकार से बेनिफिट ले लिया। तो अब सरकार ने ये कहा है कि जब तक वो पेमेंट आप करोगे नहीं एमएसएमई को, आपको रिबेट नहीं मिलेगा। आगे बात समझ क्लियर है, हाँ, लोन पे है तो फिर वो बेनिफिट पहले आपको नहीं मिलेगा। डिडक्शन बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एमएसएमई प्रोडक्ट्स टू बी अलाउड ओनली आफ्टर अ पेमेंट इज मेड, समझ गए ना। Paying back 95% of the profited amount to MSMEs to be allowed only after a payment is made who had their capital blocked as a bid for the project during COVID-19 pandemic। अब क्या हुआ था, जब COVID-19 पैंडमिक से पहले और उस ड्यूरेशन में भी सरकार टेंडर निकालती थी तो एमएसएमईज उसमें भरते थे, तो एमएसएमई का बहुत सारा कैपिटल लॉक हो गया, उसमें प्रोजेक्ट आगे बढ़ा नहीं है। तो अब अगर आपने पेमेंट कर दी है तो 95% प्रॉफिट आपको वापस मिल जाएगा, पैसा आपको आपका मिल रहा है, ताकि आपका जो ब्लॉक्ड पैसा है वो ब्लॉक नहीं रहे, आप उसको यूज कर सकते हो फॉर इन्वेस्टमेंट एंड अदर पर्पसेस। तो ये जो 6th और 7th देखा ना हमने, एमएसएमई का पैसा लार्ज इंडस्ट्री देगी जल्दी, लोन ज़्यादा दिन क्रेडिट नहीं रहेगा, ये सबसे क्या होगा, वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा। वर्किंग कैपिटल से क्या कर सकते हैं आप, बेटर रॉ मटेरियल, बेटर एडवर्टाइजमेंट्स, है ना, सारी चीज़ें फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों चीज़ें बेटर कर सकते हैं। इन द बॉन्ड्स इन द हैंड्स ऑफ एमएसएमईज एंड रिक्वायरमेंट ऑफ बोरिंग फ्रॉम मार्केट विल बी रिड्यूस। तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो सरकार अभी दे रही है ना 9000 करोड़ 20,000 करोड़, ये सब पैसा तुरंत मिल जाएगा, तो फिर क्रेडिट लेने की ज़रूरत क्या है। इसके अलावा बाकी स्कीम्स हमने कल पढ़ी हैं, पीएम विकास, डिजी शेयरिंग, स्किलिंग अप और रैम्प स्कीम, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। बजट 50% से बढ़ा दिया है, अगर आपके परफॉर्मेंस को देखकर आपको जो इंसेंटिव्स मिलते हैं उसको रैम्प स्कीम बोलते हैं उसको, ठीक है। चैलेंजेस क्या है, क्या नहीं किया है, डिसइन्वेस्टमेंट की तो बात ही नहीं की सरकार ने, डिसइन्वेस्टमेंट इज नॉट ऑन ट्रैक। 20,000 करोड़ एस्टिमेट लगाया था सरकार ने पिछले साल, इसके पिछले वाले बजट में, ठीक है। इस साल बजट में बात ही नहीं किया आपने डिसइन्वेस्टमेंट। क्या है कि कितने पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, 12 हैं, तो सरकार ने कहा कि ठीक है 2 बैंक हम क्या करेंगे, डिसइन्वेस्ट कर देंगे। कौन सी 2 बैंक नहीं बताया, 2020 में कहा था ये, तो फिर 2021 में भी वही किया। कितने बैंक हैं, 12 हैं, ठीक है, तो 12 बैंक में से 2 बैंक को क्या कर देंगे, डिसइन्वेस्ट। कौन सी 2 बैंक, वो भी नहीं बताया, इस बार बताया ही नहीं कि बैंक ने मूड बदल गया, अब करना ही नहीं है डिसइन्वेस्ट। ये आंसर इतना कैसे कैजुअल हो सकते हो आप, आज की बात समझ में। तो इसकी बात है ये।
स्कूटर इंडिया लिमिटेड, इंडिया है वो, स्कूटर इंडिया लिमिटेड रनिंग विथ लॉसेस ऑफ 11,000 करोड़, आप उसको क्यों जिंदा रखे हो? क्या करना है उसका, क्या करोगे? सरकार का काम नहीं है ना, गवर्नमेंट इज फॉर गवर्नेंस। 11,000 करोड़ की लॉस मेकिंग पीएसयू को संभाले बैठे हम, क्यों? क्या बेनिफिट है उससे? कुछ नहीं है, कुछ भी बेनिफिट नहीं है। सरकार स्कूटर नहीं बनाएगी तो स्कूटर नहीं बनेंगे। और कौन सा स्कूटर देखा आपने स्कूटर इंडिया लिमिटेड का बना हुआ? ओला वाले बना रहे हैं। लेस प्रोविजन फॉर लोअर एंड इंडस्ट्रीज, एग्जाम्पल टेक्सटाइल, फुटवेयर, स्मॉल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस, ये इस पर कम प्रोविजन है ना, है लेकिन कम है। तो सरकार को इस पर बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये है जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है फॉर सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड पीपल। एक्सपोर्ट पॉसिबिलिटीज़ भी बढ़ती हैं इसमें एक्सपोर्ट पॉसिबिलिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। टॉय इंडस्ट्री, चाइना डोमिनेट करता है ये मार्केट्स। अगर हम इसमें अच्छे से काम करें तो हम कर सकते हैं अच्छा परफॉर्म, ठीक है। इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर प्रोविजंस फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हम अपने जीडीपी का 1% से भी कम इन्वेस्ट करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, पता है, 1% से भी कम। तो फिर अगर रिसर्च नहीं करेंगे तो ग्रो कैसे करेंगे, इंडस्ट्रीज़ को ग्रो कैसे कराएंगे? इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, इंडस्ट्रीज़ में। और एक और है जो गवर्नमेंट भूल चुकी है, NIMZ। NIMZ शुड बी गिवन मोर फंडिंग, है ना। गवर्नमेंट NIMZ को भूल चुकी है। नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन्स, सरकार ने कहा था 20 होंगे, 20 7 साल पहले कहा था, नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन्स, है ना, नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन। इसमें क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए सरकार ने इसको अनाउंस किया था कि ये ऐसे होंगे जहाँ पर टैक्सेशन कम होगा और इंसेंटिवाइज करेंगे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए, है ना, थ्रू मैन्युफैक्चरिंग। तो ये मेन मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए था। लेकिन ये 7 साल पहले अनाउंस हुआ है और अभी तक एक भी NIMZ बना नहीं है, हालांकि बातें बहुत की गई हैं इसके ऊपर। तो ऐसा नहीं होगा, फिर काम नहीं होता ऐसा। क्लियर है, आगे समझ में? चलो, स्टेप्स टेकन टू इन द बजट टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स। तो अगर एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो आप उसमें मैन्युफैक्चरिंग भी लिख सकते हैं, मैन्युफैक्चर करोगे तभी तो एक्सपोर्ट करोगे, तो मैन्युफैक्चरिंग को लिख सकते हैं। नंबर 2, कस्टम ड्यूटी ऑन एक्वा फीड्स, जो मछलियों को चारा खिलाते हैं ना, दाना खिलाते हैं, कस्टम ड्यूटी उन पर घटा दी गई है। देखा है आपने, फिशरीज सेक्टर के लिए सरकार ने एलोकेशन ज़्यादा किया है। तो रॉ मटेरियल पर आप अगर कस्टम ड्यूटी घटाते हो तो इससे इंसेंटिव मिलता है लोगों को, है ना। तो वही किया है सरकार ने। कस्टम ड्यूटी ऑन एक्वा फीड्स हैज़ बीन reduced to promote competitiveness of marine products. Support to higher value and high tech products, example lab grown diamonds, electrolyzers etc. इसमें सरकार ने क्या किया है, हायर वैल्यू चीज़ें हैं ये, और लैब ग्रोन डायमंड, क्योंकि अभी हम बहुत सारा डायमंड इंपोर्ट करते हैं बेल्जियम से, तो हमारा फॉरेक्स काफ़ी ज़्यादा जाता है उसमें, है ना। तो वो लैब ग्रोन डायमंड को अगर आप प्रमोट करेंगे तो ये चीज़ें बेटर होगी आपके लिए। और दूसरा है लोकलाइजेशन ऑफ वैल्यू चेन फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कस्टम ड्यूटी रिडक्शन ऑन टू रिड्यूस इन्वर्टेड ड्यूटी। इन्वर्टेड ड्यूटी समझ लो पहले क्या है। इन्वर्टेड ड्यूटी बहुत कॉमन मिस्टेक है सरकार की, मैंने आपको बताया भी था शायद जब हम रिफॉर्म पीरियड पढ़ रहे थे। इन्वर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर ये होता है कि रॉ मटेरियल पे टैक्सेस ज़्यादा है और फिनिश गुड पे टैक्सेस कम है। तो रॉ मटेरियल आप इंपोर्ट करोगे, मैन्युफैक्चर करोगे और फिर फिनिश गुड तैयार होगा, और फिनिश गुड पे क्या है, टैक्सेस कम है। तो आप बेचोगे तो इनकम कम है, और मंगा रहे हो जब तो आपकी इनपुट कॉस्ट है ना, इनपुट कॉस्ट क्या है, ज़्यादा है। अच्छा, जीएसटी में हमने पढ़ा इनपुट टैक्स क्रेडिट का सिस्टम है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट में भी क्या है कि आपका जो टैक्स है वो कभी भी इनपुट से ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको, है ना। अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट मांग रहे हो कि मैंने ये चीज़ बेची है और मैंने इसके लिए इतना टैक्स दिया, तो आपने आउटपुट टैक्स आपका कम होना चाहिए, तभी इनपुट टैक्स उतना मिल पाएगा। अगर आप नहीं तो फिर नहीं मिलेगा उतना, है ना, जितना आउटपुट है उतना ही मिलेगा। तो इसका ये मतलब है कि अगर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है तो फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई मोटिवेशन नहीं है वहाँ पर, है ना। समझ में आई ना बात? हाँ, ये है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। तो ये इसमें से ख़त्म करने की कोशिश की है सरकार ने, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एटसेट्रा। रिड्यूसिंग बेसिक कस्टम ड्यूटी फ्रॉम 21 to 13, फीवर डिस्प्यूट्स एंड बेटर ग्लोबल वैल्यू चेन इंटीग्रेशन, है ना। सरकार ने बेसिक कस्टम ड्यूटी को घटाया है, तो इससे क्या होगा, डिस्प्यूट्स कम होंगे इंडस्ट्रीज़ में और फिर प्रमोशन मिलेगा ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बनने का, ठीक है, GVC, ग्लोबल वैल्यू चेन।
अमेंडमेंट ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट अकॉर्डिंग टू ग्लोबल हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, एच एस एन बोलते हैं इसको, है ना, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। देखा होगा बुक पे होता है HSN नंबर होता है एक, आप बुक चीज़ें पढ़, हाँ। तो ये सब क्यों होता है? ताकि प्रोडक्ट को बेटर आइडेंटिफाई किया जा सके किस कैटेगरी में है, किस कैटेगरी में फॉल होता है, वैसे मिलता है उसको HSN नंबर। तो ये गवर्नमेंट ने कस्टम टैरिफ एक्ट में कुछ चेंजेस किए हैं ताकि ग्लोबल हार्मोनाइज सिस्टम को प्रमोशन मिले, GSN नंबर, ठीक है। HSN हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ग्लोबली। सब्सिडी ऑफ एग्जिम बैंक्स, एग्जिम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक्स, है ना, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक्स इन गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी कल बताया था, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिटी, ठीक है, फाइनेंशियल टेक सिटी, फाइनटेक सिटी। अब चैलेंजेस क्या हैं इसमें? सबसे बड़ा चैलेंज है ओवर वैल्यूड एक्सचेंज रेट। आइडियली 90 रुपीज़ का $1 होना चाहिए, 88-90 रुपीज़ के बीच में। हमने अभी भी इसको 77, 80, 83, 84, अभी भी ये ओवर वैल्यूड है, अभी भी इंटरवेंशन की वजह से है ये इतना, नहीं तो कितना होगा, 90 के आसपास होगा, 88-90 के आसपास। तो उतना हो जाने देना चाहिए, क्यों होल्ड करके रख रहे हैं हम इसको। लेकिन पता है आपको, है ना, फिर किस तरह के बयान आते हैं। तो ये पॉलिटिकली है, समझ रहे हो ना, ये पॉलिटिकल मुद्दा है, इकोनॉमिकली कम है। डाइवर्सिफाई एक्सपोर्ट मार्केट। हमारा देखो एक्सपोर्ट 16% एक्सपोर्ट्स कहाँ जाता है? US में 17%, 13% यूरोप में और 4% ब्रिटेन में। मतलब हमारा अप्रॉक्सीमेटली 35% एक्सपोर्ट्स इन्हीं कंट्रीज़ में जाता है। हम क्यों नहीं बेच रहे ना इनको, क्या नाम है, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया भी तो है ना, थाईलैंड है, सिंगापुर है, क्यों वहाँ क्यों नहीं एक्सपोर्ट करते हैं? वो क्यों मार्केट हम नहीं देख रहे? तो लुक ईस्ट से पहले, लुक ईस्ट के बाद एक्ट ईस्ट गए थे, अब किस चीज़ की ज़रूरत है? जंप ईस्ट, पहुँच जाओ, अब पहुँच जाओ और अपना सामान बेचो, अब ज़रूरत इसी चीज़ की है अभी। आ रही है बात समझ में? हाँ, वो लुक ईस्ट और वो सब हो गया, टाइम ख़त्म हो गया उसका। आप अभी तक पोटेंशियल यूटिलाइज नहीं कर पाए, आशियान के साथ ट्रेड करना ये सब नहीं कर पाए ना अभी। फिर वो और आप महंगा भी बेच सकते हो अपना प्रोडक्ट वहाँ पर, ऐसा है अब तो। डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बिकम पार्ट ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन, तो ये इस पर फोकस कम है। टूरिज्म डेवलपमेंट, टूरिज्म एक हमने देखा ना, बहुत पोटेंशियल है टूरिज्म में, और कितना टूरिज्म करते हैं। 22-23 ईयर में हमने सिर्फ 22 मिलियन टूरिज्म हमारे यहाँ आए, जबकि सिंगापुर में 14 मिलियन आए थे। सिंगापुर का साइज़ देखो और इंडिया का साइज़ देखो एक बार, इतना सा है सिंगापुर। और थाईलैंड भी छोड़, हाँ ठीक है, थाईलैंड में जो सर्विसेज मिलती है वो हम नहीं दे सकते अपने यहाँ, लेकिन फिर भी हम बेटर टारगेट कर सकते हैं ना टूरिज्म को। रिलीजियस टूरिज्म है, हेल्थ केयर टूरिज्म है, जो हेल्थ केयर जो अपना इलाज कराने आते हैं, मैक्स हॉस्पिटल है, फोर्टिस है, इंश्योरेंस बेस्ड जो ट्रीटमेंट्स हैं चल रही है, तो इसको प्रमोट करना चाहिए, टूरिज्म को प्रमोट करना चाहिए, ठीक है ना। चलो, लेकिन टूरिज्म में एक चीज़ आप लिखोगे, इको टूरिज्म होना चाहिए, इकोलॉजिकली सस्टेनेबल, ठीक है। कल पढ़ लिया था इसलिए नहीं लिखवाया हमने। चलो, अब आते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। तो इंक्लूसिव ग्रोथ पे बहुत सारी चीज़ें लिख चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें अब बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं जो छूट गए हैं। बहुत बज गया है, बजट ही हो पाएगा लग रहा है, मुझे लगा था बाकी चीज़ें कवर हो जाएंगी। स्टेप्स टेकन इन द बजट, हाँ ये है, ये वही वही तो मैं सोच रहा हूँ कि मैंने सोचा था क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। Steps taken in the budget for inclusive growth, all points done earlier in agriculture, skilling, MSMEs, PMGSY, ठीक है, ये सारी ग्राम सड़क योजना वगैरह, ये सारा आ जाएगा आपका इंक्लूसिव ग्रोथ में, ठीक है। उसके बाद और क्या टॉपिक्स है तो वो अभी बता रहा हूँ। पॉइंट्स ऑफ रिमोट एरियाज इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की जितनी बात की है ना, डिजिटल फिजिकल सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी इसी में आएंगे इंक्लूसिव ग्रोथ। अब आते हैं एजुकेशन। 1.13 लाख करोड़ सरकार ने 2.6% ऑफ GDP एलोकेट किया है। हालांकि एलोकेशन 22-23 में कितना था, 1.4 लाख करोड़, 0.4 लाख करोड़, और सरकार ने एक्चुअली कितना स्पेंड किया, 99,000 करोड़ रिवाइज एस्टिमेट जो है। अब अब आप देखोगे, कुछ बोल रहे हो क्या? हाँ वही ना, जितना एलोकेट किया था उतना भी नहीं खर्च कर पाए, ठीक है। और बोलते क्या है, सजेशन में देखना आप, जो अखबार लिखते हैं एडिटोरियल्स, उनमें देखना आप सजेशन में वो क्या लिखते हैं। आइडियली इंडिया शुड स्पेंड 5% ऑफ GDP ऑन एजुकेशन, 2.5% तो कर नहीं पा रहे।
तो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए, वेस्ट होगा ना फिर अगर एब्जॉर्प्शन, कल तो बताया था ये बात मैंने, अगर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी नहीं है और आप एलोकेट कर रहे हो फंड ज़्यादा, वेस्ट होगा, आइदर वेस्ट करोगे या तो फिर अंडर यूटिलाइजेशन करोगे, क्या मतलब। तो पहले क्या करो, कैपेसिटी बिल्ड करो, है ना, फिर उसके बाद मांगो 5% 10%, और कैसे कर देगी 5% सरकार खर्च एजुकेशन, बाकी चीज़ों का खर्च नहीं है सरकार को, बंद करो स्कूटर इंडिया लिमिटेड, ख़त्म करो, क्यों उसको चला रहे हो। तो अगर ये चीज़ें भी चलाएंगे, फिर इसके बाद आप फर्टिलाइजर्स पे मांग रहे हो, आप वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 67% लोगों को आप मांग रहे हो, 80 करोड़ लोगों को, 90 करोड़ लोगों को ज़रूरत है, क्या कर रहे हो फिर बोल रहे हो एजुकेशन पे खर्च नहीं कर रही सरकार, कहाँ से खर्च। कार्ड बनवा लेते हैं, अरे वो सरकार फ्री में दे रही है अनाज, उस अनाज को वो ट्रेडर को बेचते हैं 10 रुपये किलो में, और वही अनाज फिर मार्केट में मिलता है 30 रुपये किलो में, कौन गेन कर रहा है, ट्रेडर्स, किसके नाम पे, पुअर्स के नाम पे। बंद करना चाहिए ना इसको, अब बंद कौन करेगा, एक ही है चलो समझ गया एजुकेशन 1 एजुकेशन का समझ गए ना आप, ठीक है चलो। हेल्थ केयर पे 89,000 करोड़, 2.1% ऑफ जीडीपी, अब अखबार में यही आएगा कि गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग 2% ऑफ जीडीपी, नहीं इसके अलावा ये चीज़ें भी तो उसी पे जा रही है, जल जीवन मिशन, पोषण स्कीम जो है, वैक्सीनेशन है, स्वच्छ भारत मिशन है, ये भी तो इनडायरेक्टली हेल्थ केयर में ही कंट्रीब्यूट कर रही है ना। 22-23 में इसमें भी सरकार ने कम खर्च किया, वो जो बजट एट ग्लांस मैंने दिया ना पेपर, उसमें देख लेना, ये सारा मिल जाएगा आपको, जितना बताया ना सब मिल जाएगा, सब में देख लेना रिवाइज एस्टिमेट कितना था और एक्चुअल स्पेंड कितना किया है सरकार ने, बजटरी एस्टिमेट और रिवाइज एस्टिमेट। 84,000 करोड़ पहले किया था और इसमें एक्चुअल स्पेंड कितना किया, 77,000 करोड़, तो फिर क्या है, ज़्यादा क्यों सरकार इसमें एलोकेट करे। पीएम एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ठीक है, इसका बजट बढ़ाया 10% से, चलो ये बहुत ज़्यादा नहीं है, या बस इतना एक बार देख लेना बस। पीएम आयुष्मान भारत डिक्रीज फ्रॉम बजट एस्टिमेट्स बट इंक्रीज फ्रॉम रिवाइज एस्टिमेट, तो वही है, लेकिन अखबार में देखोगे तो आप वो आपको यही बताएंगे कि सरकार ने बजट कम कर दिया, कम नहीं किया है, रिवाइज एस्टिमेट के हिसाब से बढ़ाया ही है, बजटीय एस्टिमेट के हिसाब से कम किया। तो पिछले साल जब नहीं खर्च कर पाए थे तो इस साल कहाँ से खर्च कर पाओगे, समझ रहे हो ना, पिछले साल भी नहीं खर्च किया तो steps taken in budget for green growth, इंटरजनरेशनल इक्विटी पढ़े हो ना, इंटरजनरेशनल, हाँ, तो ये इंटरजनरेशनल इक्विटी वही इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हो रही है, बट फोकस किस पे है, इन्वायरमेंटल, तो नेक्स्ट जनरेशन वाली बात हो रही है इंटरजनरेशनल। पीएम प्रणाम स्कीम, ये सारी स्कीम पढ़ोगे डिटेल में, क्योंकि ये सब इस साल इंट्रोड्यूस हुई है, सब इस साल इंट्रोड्यूस हुई है, तो ये सारी स्कीम पढ़नी है डिटेल में, क्वेश्चन आएगा तो इन स्कीम से आ सकता है, अगर स्कीम से आएगा तो, है ना। पीएम प्रणाम है प्रधानमंत्री प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, ठीक है देख लेना पीएम प्रणाम, कहीं पे थोड़ा सा डिस्कशन किया है उस पर। टू इंसेंटिवाइज स्टेट्स एंड यूटीज टू प्रोमोट अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स एंड बैलेंस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, कल बताया था ये आपको मैंने, सेंटर्स बनेंगे और वो सेंटर्स डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे इसका। मिस्टी कल बताया था, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। ऑल अदर स्कीम्स डिस्कस इन ग्रीन ग्रोथ, सप्तऋषि मेजर्स जो बताया था वहाँ, अमृत धरोहर भी कल बताया था, कोस्टल शिपिंग भी बताया था, और नेक्स्ट 3 years टू प्रमोट ऑप्टिमल यूज ऑफ वेटलैंड्स, इन्हांस बायोडाइवर्सिटी, कार्बन स्टॉक, इको टूरिज्म एटसेट्रा। इन्वायरमेंट में यहाँ से मिल जाएगी आपको चीज़ें, ठीक है। एनालिसिस ऑफ फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट एंड मैनेजमेंट, तो बात करते हैं फिस्कल कंसोलिडेशन की। फिस्कल कंसोलिडेशन के लिए सरकार को क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। नंबर 1, टैक्स बेस सबसे पहले बढ़ाओ, जो टैक्सेबल, हाँ पहले पता लगाओ किन किन चीज़ों को आप टैक्स कर सकते हैं और उनको टैक्स बढ़ाओ, सिर्फ टैक्स रेट बढ़ाने से नहीं होगा, वो इरेशनल चीज़ है। हाँ। फिर दूसरा है इम्प्रूव टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है पता है आपको, उसमें कुछ बताना नहीं है। मोर क्लैरिटी ऑन डिसइन्वेस्टमेंट, वो बता दिया मैंने आपको, है ना। फिर प्रॉपर प्लानिंग ऑफ एसेट मोनेटाइजेशन, अभी लिखवाऊंगा, अगर टाइम मिलेगा आज ही लिखवा दूंगा, नहीं तो फिर कल लिखवा दूँ। रैशनलाइजिंग एग्रीकल्चर सब्सिडी, शिफ्टेड टू डीबीटी, खत्म करना चाहिए सारा वो इंडस्ट्रियल बेस्ड एटसेट्रा। फोकस ऑन बेटर रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ लैंड एटसेट्रा, है ना, लैंड रिकॉर्ड कीपिंग करनी है, वो लैंड भी है उसमें एक, बाकी और भी सारी चीज़ें हो सकती हैं। बजट में अच्छा क्या है, फोकस ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस है। इंक्रीज्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर देख सकते हैं आप, ज़्यादा है। इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या क्या हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट, रिडक्शन इन लॉजिस्टिकल
कॉस्ट, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, जॉब क्रिएशन और क्राउडिंग इन, क्योंकि सरकार ज़्यादा स्पेंड कर रही है। लॉजिस्टिकल कॉस्ट कम कर रही है ना सरकार, इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रही है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे मतलब लॉजिस्टिकल कॉस्ट कम होगा ना। अगर सरकार ने ब्रिज बना दिया है ना, एक रिंग रोड बना दिया है, सिटी के बाहर से ही आप चलेंगे। हाँ हाँ। प्रोमोटिंग इंक्लूसिव ग्रोथ, सिंप्लीफाइंग कंपनीज एक्ट, रिडक्शन इन फिजिकल डेफिसिट। ऑल्सो सरकार ने क्या किया है, ग्लाइड पाथ, मतलब कैसे इसको अचीव करेंगे वो भी बताया है कि 25-26 तक 4.5% ऑफ जीडीपी तक आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो सरकार ने ये प्रोजेक्शन दे दिया है। ठीक है, चैलेंजेस ऑफ द बजट एंड वे फॉरवर्ड, क्या क्या नहीं किया है इस चीज़ों को। रोड मैप फॉर डिसइन्वेस्टमेंट इज मिसिंग, तो डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में कोई बात नहीं। नो टारगेट्स ऑफ लैंडलेस लेबरर्स, ये बता दिया मैंने आपको। डिक्रीज मनरेगा भी बता दिया है। और बोरोइंग नीड्स ऑफ गवर्नमेंट हैज़ नॉट गॉन डाउन, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, इसको कम करना चाहिए। आइडियली बहुत कम करने की ज़रूरत है। 4-5 लाख करोड़ होता था, 12 लाख करोड़ है अभी, ये 12 या हाँ 12 लाख करोड़ के आसपास है वो, उसमें होगा बजट एट ग्लांस वाले फोटो में। फिर मोर क्लियर एंड डेटा लेड स्कीम ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक है, ये चीज़ें ज़रूरी है। ये हो गया। इसके बाद मैं आपको किसी दिन करा दूंगा स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी 22-23, वो करा दूंगा एक, तो उससे काफ़ी डिटेल्स मिल जाएंगी आपको, बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, है ना। हाँ वही लिखवा रहा हूँ अभी, हाँ वो लिखवा देता हूँ। हाँ ये इसको लिखवा देता हूँ अभी तुरंत, पहले यही लिखवा देता हूँ। चलो लिख लो। नहीं नोटबुक है तो नोटबुक में लिख लो, नहीं इससे रिलेटेड नहीं होगा। एसेट मोनेटाइजेशन लिखवा दो। नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। ठीक है, समझते हैं ना आप क्या है सरकार की जो जो चीज़ें हैं, जैसे रेलवे ट्रैक है तो सरकार ने उसको लीज आउट कर दिया। ठीक है, इस तरह की चीज़ें लिख लो, लिखने में क्लियर हो जाएगा क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। NAMP announced in 2020, NAMP announced in 2020 under Atmanirbhar Bharat, NAMP announced in 2020 under Atmanirbhar Bharat announcements, announced in 2020 under Atmanirbhar Bharat announcements. It has been implemented from 2021, it has been implemented from 2021. नेक्स्ट लाइन में लिखो, अंडर NAMP, अंडर NAMP government will lease out public assets, under NAMP government will lease out public assets, government will lease out public assets like electricity generation, like electricity generation units, like electricity generation units, comma electricity distribution units, electricity generation units, comma electricity distribution units, comma roads, ports, roads, comma ports, PORTS ports, comma railway routes, railway routes, railway routes, ब्रैकेट में लिख लो एग्जाम्पल तेजस 18, है ना, प्राइवेट ट्रेन ना, तेजस 18, कमा भारत गौरव
एटसेट्रा। हाँ, भारत गौरव, भारत गौरव एटसेट्रा, भारत गौरव एटसेट्रा, ब्रैकेट क्लोज। पाइपलाइंस, पाइपलाइंस, पब्लिक वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, कॉमा पब्लिक वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज, पब्लिक वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज, पब्लिक स्टेडियम, पब्लिक स्टेडियम एटसेट्रा, पब्लिक स्टेडियम एटसेट्रा। तो ये सारी चीज़ें सरकार क्या कर सकती है, एनएएमपी के अंडर में इनको मोनेटाइज कर सकती है, लीज आउट करके सरकार पैसा कमा सकती है, रेवेन्यू कमा सकती है, ठीक है, एटसेट्रा। टू प्राइवेट सेक्टर, एटसेट्रा, टू प्राइवेट सेक्टर which can use them, which can use them, comma on revenue, on revenue, which can use them, comma on revenue, and share the revenue, and share the revenue, or share the revenue, or pay lease rent, or pay lease rent to the government, lease rent to the government, ठीक है। ये हो गया नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के बारे में बात। अब इसमें लिख लो बेनिफिट्स क्या क्या होंगे इससे सरकार को। बेनिफिट्स ऑफ एनएएमपी, समझ गए ना एनएएमपी है क्या, ये तो समझ में आ गया। हाँ, अब इसके कुछ बेनिफिट्स लिख लो आप जल्दी से। इट विल रिजल्ट इन हायर इनफ्लो ऑफ फंड्स, इट विल रिजल्ट इन benefits of NAMP, it will result in higher inflow of, it will result in higher inflow of funds for the government, funds for the government, which can be used for, which can be used for promoting, which can be used for promoting developmental activities, which can be used for promoting developmental activities. NAMP is expected to generate, NAMP is expected to generate, NAMP is expected to generate income worth, income worth, worth WARTH, कितना कितना इनकम, इनकम वर्थ ₹6 लाख करोड़, income worth ₹6 lakh crore in the next 5 years, in the next 5 years। तो 20 लाख करोड़ की इनकम आने का अंदाज़ा है सरकार को एनएएमपी से इन नेक्स्ट 5 years। तो सरकार इसको खर्च कर सकती है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ पर, है ना। कैपेक्स जैसे देखा आपने सरकार का बढ़ा है, तो इतना बोरिंग करके बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो सरकार इसको कहाँ से बढ़ा सकती है, एनएएमपी से बढ़ा सकती है, ठीक है। सेकेंड लिखो, इट विल हेल्प इन, इट विल हेल्प इन, it will help in saving the government, it will help in saving the government from making expenditure, it will help in saving the government from making expenditure on maintenance, on maintenance and repair of assets, maintenance and repair of assets without losing ownership rights on the assets, without losing ownership rights on the assets, without losing ownership rights on the, without losing ownership rights on the assets। ओनर सरकार ही है, लेकिन सरकार को मेंटेनेंस पे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, रिपेयर पे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने लीज आउट किया है, तो जो अभी यूज़ कर रहा है वो भरेगा,
आई बात समझ? सरकार को मेंटेनेंस पे खर्च करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं। चलो थर्ड लिखो, इट हैज़ द पोटेंशियल it has the potential to increase utilization of it has the potential to increase utilization of unused or underused assets. It has the potential to increase utilization of unused or underused assets. Unused or underused assets, है ना? Unused or underused assets. This will help in increasing overall capacity of economy. This will help in increasing overall capacity of economy to produce more output. To produce more output. To produce more output. जैसे अभी क्लास चल रही थी है ना, हम भावम IAS की क्लास चलती है यहाँ, तो क्या है कि ये क्लास अमित IAS की है, फिर इन्होंने क्या किया है, मोनिटाइज कर लिया है, क्लास को लीज आउट कर दिया, अब मेंटेनेंस भी हो रहा है, और फिर क्लास अगर अभी हमारी नहीं है तो वो क्लास यूटिलाइज हो गई ना, तो प्रोडक्शन बढ़ गया, एक ही स्पेस से अमित IAS ने भी प्रोडक्शन कर लिया, संभावम IAS ने भी कर लिया, बस सरकार भी यही कर रही है और कुछ नहीं। ठीक है, समझ गए ना, सरकार भी यही कर रही है। चलो फोर्थ एक और लिख लो इसमें, हायर इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड लार्जर यूज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हायर इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड लार्जर यूज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर will employ better job creation, will imply better job creation, opportunities, better job creation opportunities and growth of economy, ठीक है, ये था इसके बेनिफिट। चैलेंजेस लिख लो, क्या क्या चैलेंजेस हैं NAMP में। चैलेंजेस ऑफ NAMP, नंबर 1, it can result in concentration of wealth, by control over assets, it can result in concentration of wealth by control over assets। आ रही है ना बात समझ में? सब अडानी जी के पास चला गया। नंबर 2, it can create losses, if contract does not contain agreement जो होगा does not contain repair and maintenance clause, आई बात समझ? अगर नहीं है तो फिर सरकार ही खर्च कर रही है रिपेयर पर भी, मेंटेनेंस पर भी, तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं हुआ ना। थर्ड लिखो, इट कैन रिजल्ट इन डिप्राइवेशन, हाँ, इट कैन रिजल्ट इन डेप्रिवेशन, डिप्राइव्ड हो जाएंगे ना लोग इसकी वजह से। अगर मान लो सारे रेल रूट सरकार ने मोनिटाइज कर दिया और सारी ट्रेनें प्राइवेट चल रही हैं, तो फिर जो लोग सरकारी ट्रेनों में सफ़र कर रहे थे वो डिप्राइव्ड हो जाएंगे अगर वो रेट पर सफ़र नहीं कर पाएंगे तो। आई बात समझ? इट कैन रिजल्ट इन डिप्राइवेशन if alternative asset is not in place, if alternative asset is not in place, to be used by the people
alternative asset is not in place to be used by the people who may not be willing to pay a fee, who may not be willing to pay a fee, not in place to be used by the people who may not be willing to pay a fee. ठीक है, फी एक लास्ट लिख लो, द प्रोसीड्स ऑफ NAMP, द प्रोसीड्स ऑफ NAMP, प्रोसीड्स ऑफ NAMP वही NAMP बेच के जो पैसा आएगा, द प्रोसीड्स ऑफ NAMP may not be utilized for, proceeds of NAMP may not be utilized for further asset creation, may not be utilized for further asset creation, है ना, सरकार ने कुछ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर कर दिया, क्या फ़ायदा हुआ फिर? क्योंकि फ़ायदा कब है वो हमने ऊपर बता दिया है, कब फ़ायदा है, जब सरकार एसेट क्रिएट कर रही है उसको बेच के। कंक्लूजन लिख लो इस पर, एक अच्छा सा एक 3 लाइन 4 लाइन का कंक्लूजन लिख लो, सो दैट अगर स्टैंड अलोन क्वेश्चन NAMP पे आता है तो यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू राइट नाइस आंसर, है ना। एक कंक्लूजन लिख लो, देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट, therefore it is important that a regulatory authority is in place, therefore it is important that a regulatory authority is in place, therefore it is important that a regulatory authority is in place along with electronic bidding process, along with electronic bidding process is used for avoiding contacts, is used for avoiding contacts। फिर क्या होगा, समझ रहे हो ना, अपने जान पहचान वाले लोगों को ही मिल रहा है कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्टैक्ट नहीं रखना है, इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग करानी है, ठीक है। द पॉलिसी हैज़ द पोटेंशियल, द पॉलिसी हैज़ द पोटेंशियल to improve efficiency, the policy has the potential to improve efficiency and promote economic growth, the potential to improve efficiency, and promote economic growth, while government can focus its resources, towards equitable distribution, ठीक है। ये NAMP पे एक आपको आंसर भी मिल गया, NAMP कंप्लीट हो गया, ठीक है। ठीक है ना, चलिए फिर अब आज की क्लास यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, खत्म। वो अभी पूछ रहे हैं।